वह अहंकारी लेफ्टिनेंट कर्नल हमेशा महिला सैनिकों को नीचा दिखाता था, उन्हें पुरुष सैनिकों के भोजन कर लेने के बाद ही खाने का आदेश देता था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस महिला को वह अपने पैरों तले रौंद रहा था और जिसके सम्मान को ठेस पहुंचा रहा था, वह पैरा एसएफ की नई कमांडिंग जनरल थी। वह व्यक्ति जिसके पास उसकी वर्दी छीनने की शक्ति थी। यदि आपको यह कहानी पढ़ने के बाद अच्छी लगे तो कृपया लाइक और कमेंट करके अपना समर्थन दें। धन्यवाद। परेड ग्राउंड में मौजूद शेर ए हिंद बटालियन के जवानों की सांसें जैसे जम सी गई थीं। सन्नाटे में घुला गुस्सा, हैरानी और एक अनकहा डर स्टील की तरह भारी होकर धरती पर दबाव डाल रहा था। यह वह क्षण था जब यह खुलासा हुआ कि साधारण से ट्रैक सूट में अधेड़ उम्र की जिस महिला को वे अभी अभी नीची नजरों से देख रहे थे और उसका अपमान कर रहे थे, वह कोई और नहीं बल्कि भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस पारा एसएफ की नई कमांडिंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अपरा लक्ष्मी थी। समय जैसे अनंत काल की तरह धीमा हो गया था और उस लम्हे में लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह राठौड़ का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों की पुतलियां ऐसे कांप रही थीं मानो भूकंप आ गया हो और उसके कसकर बंद होंठों से एक सूखी कराह निकली। उसने हकीकत को नकारने के लिए कई बार अपनी पलकें झपकाईं, लेकिन मंच के ऊपर से उसे घूरती अपरा लक्ष्मी की ठंडी निगाहें जरा भी नहीं बदलीं। उन नजरों में सिर्फ गुस्सा नहीं था बल्कि गहरा तिरस्कार था। एक लंबे समय से दबे हुए फौलादी इरादे से भरी हुई लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह राठौड़ अपरा लक्ष्मी की आवाज बिना माइक्रोफोन के भी बर्फीले टुकड़ों की तरह मैदान के हर कोने में चुभ गई। उनकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उसमें इतना वजन था कि सैकड़ों सैनिकों को झुकाने के लिए काफी था। तुमने अभी अभी मुझसे क्या कहा, एक बार फिर से दोहराओ। विक्रम ने सोचा कि इससे अच्छा होता कि उसे यहीं गोली मार दी जाती। उसका दिमाग खाली हो गया था। केवल जीवित रहने की सहज प्रवृत्ति उसके शरीर को संभाले हुए थी। उसने यंत्रवत घुटने टेकने की कोशिश की। उसके दिमाग में बस इतना था कि वह अपना सिर जमीन पर झुकाए, माफी मांगे और किसी तरह इस भयानक स्थिति से बाहर निकल जाए। लेकिन इससे पहले कि उसके घुटने जमीन को छूते, अपरा लक्ष्मी के अगले शब्दों ने उसकी हरकत रोक दी। खड़े हो जाओ। यह वह समय नहीं है जब तुम्हें सिर्फ घुटने टेकने से माफ कर दिया जाएगा। तुम एक सैनिक हो, इसलिए खड़े हो जाओ और सैन्य कानून के अनुसार मेरे आदेश सुनो। उन शब्दों में एक ऐसी शक्ति थी जिसे नकारा नहीं जा सकता था। विक्रम किसी ऐसे जानवर की तरह लड़खड़ाता हुआ खड़ा हो गया जिसकी गर्दन पकड़ ली गई हो। उसकी नजरें मंच की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थीं, मैदान के फटे हुए फर्श पर कहीं खोई हुई थीं। सैनिकों ने अपनी सांसें रोक लीं। वे एक ऐतिहासिक दृश्य देख रहे थे जो उनकी आंखों के सामने खुलने वाला था। खासकर महिला सैनिकों की कतार से दबी हुई सिसकियां फूटने लगी थीं। उनके आंसू डर या निराशा के नहीं थे, ये उन लोगों के कड़वे उम्मीद के आंसू थे जिन्हें आखिरकार एक लंबी अंधेरी सुरंग के अंत में रोशनी की एक किरण मिली थी। कैप्टन अर्जुन वर्मा। अपरा लक्ष्मी ने अर्जुन को बुलाया। कतार के एक तरफ सीधे खड़े अर्जुन को लगा जैसे उसका दिल बैठ गया हो। उसके चेहरे पर अभी भी विक्रम की हिंसा के कारण पड़े नीले निशान और घाव बाकी थे। उसने अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, लेकिन एक विशाल दीवार के सामने उसे निराश होना पड़ा था। लेकिन अब वह उस दीवार को ढहते हुए देख रहा था। रिपोर्टिंग सर। कैप्टन अर्जुन वर्मा। वह अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया और मंच के सामने भागा। उसके कदमों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। एक मजबूत अंतर्ज्ञान कह रहा था कि उसका सैन्य जीवन, यहां तक कि उसका पूरा जीवन, इस क्षण से पूरी तरह बदल जाएगा। कैप्टन अर्जुन वर्मा, वह सब कुछ रिपोर्ट करो जो तुम मुझे रिपोर्ट करना चाहते थे, और वे सभी तथ्य जिन्हें उस व्यक्ति ने पूरी बटालियन के सदस्यों के सामने रोका था। एक सेना अधिकारी के रूप में अपने सम्मान को दांव पर लगाकर बिना किसी झूठ के, बिना किसी हिचकिचाहट के, सच्चाई को जस का तस रिपोर्ट करो। अर्जुन ने सीधे अपरा लक्ष्मी की आंखों में देखा। उनकी नजरों ने बिना शब्दों के विश्वास और साहस दिया। उसने एक पल के लिए सांस ली, फिर उसकी नजरें एक पल के लिए विक्रम पर गईं, फिर मैदान के किनारे खड़ी महिला सैनिकों की ओर गईं, जो उसे डर और उम्मीद से भरी आंखों से देख रही थीं। वह अब अकेला नहीं था। रिपोर्ट। मैं कैप्टन अर्जुन वर्मा, जब से शेर ए हिंद बटालियन में तैनात हुआ हूं,
मैंने लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह राठौड़ द्वारा महिला सैनिकों के प्रति किए गए सभी अमानवीय भेदभाव, मौखिक हिंसा और दुर्व्यवहार को देखा है। मैंने बार बार सुधार का सुझाव दिया है, लेकिन मुझे हमेशा नजरअंदाज किया गया और बदले में धमकियां और हिंसा मिली। अर्जुन की आवाज परेड ग्राउंड में गूंज उठी, जैसे सच्चाई की सिम्फनी की शुरुआत हो। उसकी गवाही के साथ सच्चाई का बांध, जो अब तक कसकर बंद था, आखिरकार टूटने लगा। उसने एक एक करके विक्रम के कारनामों का ब्यौरा दिया। कैसे वह महिला सैनिकों को कमजोर सैनिक कहता था और उनके सम्मान को ठेस पहुंचाता था। कैसे वह उन्हें मेस हॉल में पुरुष सैनिकों का बचा हुआ खाना खाने के लिए मजबूर करता था। कैसे उसने उनसे उचित प्रशिक्षण का अवसर छीन लिया और उन्हें केवल छोटे मोटे कामों के लिए इस्तेमाल किया। उसकी आवाज, जो शुरू में घबराहट के कारण कांप रही थी, धीरे धीरे गुस्से और विश्वास से भर गई। विक्रम का चेहरा अब पीला नहीं, बल्कि एक लाश की तरह सफेद था। उसने अपना सिर हिलाया, इनकार करने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से केवल घुरघुराने की आवाज निकली, जो शब्दों का रूप नहीं ले पा रही थी। उसकी नजरों में अर्जुन अब कोई युवा संभ्रांत अधिकारी नहीं था जिसे कमजोर समझा जा सके। वह एक तेज तलवार की धार था जो उसकी गर्दन पर खतरा बन गई थी। अर्जुन की गवाही समाप्त होने के बाद अपरा लक्ष्मी महिला सैनिकों की कतार की ओर मुड़ी। उनकी आवाज पहले से ज्यादा नरम थी, लेकिन उसमें शक्ति वही थी। मैं यहां मौजूद शेर ए हिंद बटालियन की सभी महिला सैनिकों को आदेश देती हूं, अब से पद और ओहदे की परवाह किए बिना अपने साथ हुए सभी अन्याय को बताओ। मैं तुम्हारी कमांडर के रूप में तुम्हारी ढाल बनूंगी। तुम्हें अब और डरने की जरूरत नहीं है। यह कोई विकल्प नहीं है, यह एक आदेश है। जैसे ही ये शब्द समाप्त हुए, सबसे आगे की कतार में खड़ी एक हवलदार आगे बढ़ी। उसने अपने होंठ काटे और उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखें अब जमीन पर नहीं झुकी थीं। उसने सीधे विक्रम की ओर देखा और फिर मंच पर अपरा लक्ष्मी की ओर। उसका साहस आग की तरह फैल गया। उसके पीछे, उसके बगल में अन्य महिला सैनिक एक एक करके आगे बढ़ने लगीं। वे अब चुपचाप सहने वाली पीड़ित नहीं थीं। वे बहादुर सैनिक थीं जो अपने छीने हुए सम्मान को वापस पाने के लिए अपनी आवाज में सच्चाई की चीख लगा रही थीं। शेर ए हिंद बटालियन के खून से सने परेड ग्राउंड पर इतिहास का विशाल पहिया आखिरकार भारी रूप से चलने लगा था। उस विशाल प्रवाह का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह राठौड़ को तुरंत उसके पद से हटा दिया गया। कमांडर का आदेश अंतिम था और परेड ग्राउंड में जमा सैकड़ों जोड़ी आंखों ने उसकी सजा की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से देखा। जब दो सैन्य पुलिसकर्मियों ने पास आकर उसकी बाह से बटालियन कमांडर का आर्म बैंड जबरदस्ती खींचा, तो वह ढह गया। कमांड का प्रतीक, जो एक सैनिक का सम्मान और गौरव होता है, उसे जमीन पर गिरते देखकर उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसने जो कुछ भी बनाया था वह एक पल में गायब हो गया था। वह एक जंगली जानवर की तरह दहाड़ते हुए छटपटाया, लेकिन सैन्य पुलिस के मजबूत हाथों ने उसे मैदान के एक तरफ खींच लिया। उसकी आंखें एक पागल आदमी की तरह खाली थीं और उसके मुंह से अस्पष्ट श्राप और आत्मरक्षा का मिश्रण निकल रहा था, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। वह अब कमांडर नहीं था, बल्कि एक संदिग्ध था जो सैन्य अदालत का इंतजार कर रहा था। लेफ्टिनेंट जनरल अपरा लक्ष्मी ने उस दृश्य को ठंडी नजरों से देखा। फिर बिना किसी भावना के उन्होंने अपना अगला आदेश दिया। कमांड का निरीक्षणालय और विधि ब्यूरो तुरंत एक विशेष जांच दल का गठन करें, ताकि शेर ए हिंद बटालियन में हुए मानवाधिकारों के सभी उल्लंघनों और अधिकारों के दुरुपयोग की जांच की जा सके। पूरी तरह से जांच करें ताकि कोई भी पीड़ित नजरअंदाज न हो और कोई भी अपराधी बच न पाए। जांच की अवधि के दौरान शेर ए हिंद बटालियन का परिचालन कमांड अस्थायी रूप से डिप्टी कमांडर को सौंपा जाता है। उनके शब्द कानून थे। निरीक्षणालय और विधि ब्यूरो के कर्मी, जो जनरल के सीधे कमांड के तहत इकाइयां थीं, एक साथ ऐसे चले जैसे वे पहले से ही तैयार थे। वे मुख्यालय के हर कोने में फैल गए, महत्वपूर्ण दस्तावेजों और कंप्यूटर डेटा को सुरक्षित किया और संबंधित पक्षों को बुलाना शुरू कर दिया। शेर ए हिंद बटालियन एक पल में एक बड़े तूफान का केंद्र बन गई। उन अधिकारियों और एनएसईओ के चेहरे, जो अब तक विक्रम के वफादार गुर्गे थे और उसके बुरे कामों में शामिल थे या उन्हें अनदेखा करते थे, अब वास्तविक भय से भर गए थे।
वे एक दूसरे को देख रहे थे, इस संकट से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कमांड मुख्यालय से सीधे भेजे गए जांचकर्ताओं की तीखी नजरों के सामने कोई भी चाल काम नहीं आई। जांच का पहला निशाना निश्चित रूप से महिला सैनिक थीं। अपरा लक्ष्मी ने उनके लिए एक विशेष कमरे की व्यवस्था करने का आदेश दिया, मुख्यालय के किसी सख्त दफ्तर में नहीं, बल्कि बाहर एक नागरिक सुविधा किराए पर लेकर, ताकि जांच एक आरामदायक माहौल में हो सके और वे मनोवैज्ञानिक रूप से शांत महसूस कर सकें। सैन्य सेवा के मनोवैज्ञानिकों को भी तुरंत तैनात किया गया। यह अपरा लक्ष्मी का दृढ़ संकल्प था कि यह प्रक्रिया सिर्फ एक जांच नहीं होगी, बल्कि उन घावों को भरने की प्रक्रिया की शुरुआत होनी चाहिए जो अब तक सड़ रहे थे। कैप्टन अर्जुन वर्मा एक गवाह के रूप में विशेष जांच दल के सामने पेश होने वाले पहले व्यक्ति थे। जब वह जांच कक्ष में दाखिल हुआ तो विधि ब्यूरो के एक तेज तर्रार दिखने वाले मेजर ने उसका स्वागत किया। कैप्टन अर्जुन, कृपया आराम से बैठें। अब से आपने जो कुछ भी देखा और अनुभव किया है उसे कालानुक्रमिक और यथासंभव विस्तार से बताएं। आपकी गवाही इस जांच की दिशा निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण संदर्भ होगी। अर्जुन ने अपने सूखे होठों को गीला करते हुए सिर हिलाया। उसने एक छोटी सी नोटबुक निकाली जिसे वह पिछले कुछ महीनों से अपने पास रखे हुए था। उसमें विक्रम द्वारा की गई मौखिक हिंसा और दुर्व्यवहार की तारीख, समय, स्थान और विशिष्ट विवरण सघन रूप से लिखे हुए थे। उसकी सामग्री उससे कहीं ज्यादा विस्तृत और क्रूर थी जो उसने सार्वजनिक रूप से प्रकट की थी। लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम ने न केवल महिला सैनिकों के साथ भेदभाव किया, उसने उनके अस्तित्व को नकारा और एक इंसान के रूप में उनके सम्मान को रौंद डाला। एक रात के प्रशिक्षण के दौरान जब एक महिला सैनिक ने मासिक धर्म के कारण दर्द की शिकायत की तो उसने यह कहते हुए उसे डांटा, लड़कियां सैनिक लाड प्यार करती हैं। फिर दर्द निवारक दवा देने से मना कर दिया और उसे पूरी लड़ाकू वर्दी में मैदान के चारों ओर दौड़ने का आदेश दिया। वह सैनिक अंततः थकावट के कारण बेहोश हो गई, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम ने उसे स्वास्थ्य कक्ष में ले जाने की भी तुरंत अनुमति नहीं दी। जैसे जैसे उसकी गवाही आगे बढ़ी, जांचकर्ता की अभिव्यक्ति और कठोर होती गई। मेज पर उसकी मुट्ठी इतनी कस गई थी कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए थे। इसके अलावा वह अक्सर निजी सामानों की जांच के बहाने बिना किसी सूचना के महिला सैनिकों की बैरक में घुस जाता था। यहां तक कि अंडरगारमेंट्स के दराजों की भी तलाशी लेता था, जो स्पष्ट रूप से यौन उत्पीड़न का कार्य था। विरोध करने वाली महिला सैनिकों को अनुशासन के उल्लंघन के आरोप में सैन्य सेल में डालने की धमकी दी जाती थी। अर्जुन की नोटबुक में तारीख, पीड़ित का नाम, यहां तक कि गवाहों के नाम भी दर्ज थे। यह सिर्फ एक आरोप नहीं था, बल्कि एक अच्छी तरह से तैयार की गई शिकायत रिपोर्ट थी। उसने यह सब इस सोच के साथ दर्ज किया था कि एक दिन उसे इसे दुनिया के सामने लाना होगा, भले ही उसे इसके लिए कोई भी जोखिम उठाना पड़े। उसी समय अस्थायी आवास में जहां महिला सैनिक रह रही थीं, एक अलग तरह की जांच चल रही थी। महिला जांचकर्ताओं और मनोवैज्ञानिकों ने पीड़ितों के साथ आमने सामने साक्षात्कार शुरू करने के लिए दो की टीम बनाई। शुरू में ज्यादातर महिला सैनिक अपना मुंह खोलने में हिचकिचा रही थीं। लंबे समय तक चले दमन और भय ने उनकी आत्मा पर गहरे जख्म छोड़े थे और यह असहाय भावना कि बोलने से भी कुछ नहीं होगा उन्हें दबा रही थी। कोई बात नहीं, यहां तुम कुछ भी कह सकती हो, यह तुम्हारी गलती नहीं है, एक महिला जांचकर्ता ने कांपती हुई एक युवा हवलदार का हाथ गर्मजोशी से पकड़ा। उस गर्मजोशी ने धीरे धीरे हवलदार के दिल को खोल दिया, जो लंबे समय से बंद था। जो आंसू उसने अब तक रोके रखे थे, वे आखिरकार बसंत की तरह फूट पड़े। मैं एक सैनिक बनना चाहती थी। मैं एक सम्मानित सैनिक बनना चाहती थी जो देश की रक्षा करे। इसीलिए मैंने पैरा एसएफ के लिए आवेदन किया, जो पुरुषों के लिए भी मुश्किल है। लेकिन यह जगह सेना नहीं थी। लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम के लिए हम सिर्फ कोटा पूरा करने के लिए सजावट का सामान थीं या गुलाम थीं, जिन्हें वह अपनी मर्जी से आदेश दे सकता था। इससे ज्यादा कुछ नहीं, कम कुछ नहीं। उसके आंसू भरे कबूलनामे से शुरू होकर अन्य महिला सैनिक एक एक करके अपने भयानक अनुभवों को बताने लगीं। मेस हॉल में बचा हुआ खाना खाने की शर्मिंदगी, पुरुष सहकर्मियों की अपमानजनक निगाहें, उचित मूल्यांकन न मिलने और पदोन्नति में नजरअंदाज किए जाने की निराशा, और यह गहरी हताशा कि कोई भी उनकी मदद नहीं करेगा। उनकी हर गवाही एक खंजर की तरह तीखी थी,
जो विशेष बल कमांड, जिसे सेना की सबसे जिंगिंग इकाई कहा जाता था, के असली चेहरे को बेरहमी से उजागर कर रही थी। इस बीच विक्रम, जिसे उसके पद से हटा दिया गया था और मुख्यालय के अंदर एक दूरदराज के दफ्तर में अलग थलग कर दिया गया था, एक पागल आदमी की तरह हंगामा कर रहा था। उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए मेज पलट दी और कुर्सी फेंक दी। अपरा लक्ष्मी, वह मनहूस औरत, वह नहीं जानती कि मैं कौन हूं। यह ऐसे खत्म नहीं होगा, कभी नहीं। उसने अपने पूरे नेटवर्क को सक्रिय करना शुरू कर दिया। उसने कमांड के शीर्ष जनरलों से संपर्क किया, जिन्हें वह आमतौर पर भाई साहब कहता था। आईएमए के अपने बैचमेट्स और सेना के भीतर विभिन्न अनौपचारिक संगठनों से उसने तर्क दिया कि अपरा लक्ष्मी की कमांडिंग जनरल के रूप में नियुक्ति ही एक कार्मिक त्रुटि थी जो सेना की नींव को हिला रही थी, और यह घटना उसकी शक्ति का प्रदर्शन करने और सेना के भीतर मर्दाना संस्कृति को नष्ट करने के बुरे इरादे से शुरू किया गया एक जादू टोना था। वह खुद को एक शहीद के रूप में पेश करने लगा, जिसे रूढ़िवादी सैन्य मूल्यों को बनाए रखने की कोशिश करने के लिए बलिदान किया गया था। भाई साहब, यह मामला सिर्फ मुझे हटाने से खत्म नहीं होगा। वह औरत मुझसे शुरू करके आप सब लोगों को भी रास्ते से हटा देगी। हमें उसे रोकना होगा, चाहे जैसे भी हो। फोन के दूसरी तरफ वाला व्यक्ति शुरू में हैरान हुआ, लेकिन धीरे धीरे विक्रम के लगातार अनुनय और संकट की भावना पर जोर देने से डगमगाने लगा। सेना नामक विशाल संगठन वास्तव में एकजुटता और वफादारी से कहीं ज्यादा मजबूती से बंधा हुआ था जितना सोचा गया था, और उनके अपने नियम थे। अपरा लक्ष्मी एक बाहरी कमांडर, और वह भी एक महिला, उनके लिए एक अजनबी थी, एक घुसपैठिया जो उनके विशेषाधिकारों के लिए खतरा थी। यह संकट की भावना कि विक्रम का पतन उनका अपना भविष्य हो सकता है अदृश्य रूप से फैलने लगी। शेर ए हिंद बटालियन में शुरू हुआ छोटा तूफान अब एक विशाल चक्रवात बनने के संकेत दे रहा था, जो पूरे पैरा एसएफ, यहां तक कि पूरी सेना को हिला देगा। सच्चाई को उजागर करने वालों और उसे दबाने वालों के बीच अदृश्य युद्ध अभी अभी शुरू हुआ था। जब विशेष दल की जांच आधिकारिक तौर पर शुरू हुई, तो शेर ए हिंद बटालियन के अंदर का माहौल पतली बर्फ की परत पर चलने जैसा तनावपूर्ण हो गया। विक्रम के सबसे करीबी अधिकारी और एनसीओ हर दिन जांच कक्ष में बुलाए जाते थे और उन्हें कड़ी पूछताछ से गुजरना पड़ता था। शुरू का रात को उन्होंने एकमत होकर कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता, या इस बात पर अड़े रहे कि लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम के आदेश वैध सैन्य अनुशासन लागू करने का हिस्सा थे। लेकिन जब जांचकर्ताओं ने कैप्टन अर्जुन की गवाही, पीड़ित महिला सैनिकों के बयान और जब्त किए गए विभिन्न दस्तावेज उनके सामने रखे, तो उनकी रक्षा की दीवार धीरे धीरे ढहने लगी। इस दस्तावेज के बारे में बताइए, ऑप्स ऑफिसर। यह पिछली तिमाही में महिला सैनिकों के निशानेबाजी अभ्यास का रिकॉर्ड है। सब कुछ मानक से नीचे क्यों दर्ज है, जबकि उस समय के प्रशिक्षक की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ज्यादातर महिला सैनिकों ने विशेषज्ञ निशानेबाज की योग्यता को पार कर लिया था। जब जांचकर्ता ने तीखेपन से इशारा किया, तो ऑप्स ऑफिसर का चेहरा पीला पड़ गया। उसे ठंडा पसीना आ गया और वह हकलाने लगा। यह लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम का आदेश था। उन्होंने कहा कि महिला सैनिक ऐसे कर्मी नहीं हैं जिन्हें वास्तविक युद्ध में उतारा जाएगा, इसलिए यह ज्यादा कुशल होगा यदि वे मूल्यांकन अभ्यास के बजाय इकाई के भीतर अन्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। तो आपने एक आधिकारिक दस्तावेज में हेराफेरी की, क्योंकि एक कमांडर के व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के आधार पर आपने सेना की लड़ाकू ताकत मापने के मानकों में हेरफेर किया। क्या आप इसे वैध कमांड कहते हैं? जांचकर्ता की जांच बिना रुके जारी रही। ऑप्स ऑफिसर के पास अंततः यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि सब कुछ विक्रम का आदेश था। इसी तरह के मामले इकाई के विभिन्न हिस्सों से सामने आने लगे। इस बात के सबूत कि महिला सैनिकों के खिलाफ संगठित और व्यवस्थित भेदभाव रसद, कार्मिक और शिक्षा सहित सभी क्षेत्रों में होता था, एक एक करके सामने आने लगे। विक्रम द्वारा बनाया गया साम्राज्य अपनी जड़ों से सड़ चुका था और उसकी बदबू पूरी इकाई में फैल गई थी। जांच के दौरान कैप्टन अर्जुन वर्मा इकाई के भीतर पूरी तरह से अलग थलग व्यक्ति बन गए। जो साथी अधिकारी आमतौर पर उसके साथ दोस्ताना व्यवहार करते थे, अब उससे ऐसे बचते थे जैसे वह कोई संक्रामक बीमारी का मरीज हो। चाहे मेस हॉल में, दफ्तर में या गलियारे में आमना सामना होने पर
वे उससे आंख मिलाने से बचने की कोशिश करते थे। कुछ लोगों ने तो खुले तौर पर उसे दोषी ठहराया। सर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? भले ही बटालियन कमांडर गलत थे, तो क्या जनरल को घसीटना और पूरी इकाई को इस तरह बर्बाद करना जरूरी था? आपने हम सबका मुंह काला कर दिया है। आईएमए के एक जूनियर लेफ्टिनेंट ने, जो अपना गुस्सा नहीं रोक सका, उसे टोका। अर्जुन ने उसे चुपचाप देखा। उसकी आंखों में गुस्सा या नफरत नहीं, बल्कि एक गहरा दुख झलक रहा था। तुम्हारी नजरों में क्या यह इकाई का नाम खराब करने जैसा लगता है, या सड़े हुए हिस्से को काटकर फेंकने के ऑपरेशन जैसा? अगर जिस सम्मान की तुम बात कर रहे हो वह कमजोरों को रौंदकर और सच्चाई को नजरअंदाजत करके बनाए रखा जाता है, तो मुझे ऐसा सम्मान नहीं चाहिए। उसका दृढ़ उत्तर सुनकर वह जूनियर कुछ और नहीं कह सका और मुड़कर चला गया। लेकिन उनकी पीठ पीछे अर्जुन को गहरा अकेलापन महसूस करना पड़ा। उसे विश्वास था कि वह सही काम कर रहा है, टीकारकार वह, लेकिन संगठन के गद्दार का ठप्पा लगना एक मुश्किल बोझ था। आईएमए के उसके बैचमेट्स से भी संपर्क टूट गया। वे अर्जुन से जुड़ने में अनिच्छुक थे, जिस पर आंतरिक भेदिया होने का लाल ठप्पा लग चुका था। उसकी न्याय की भावना ने उसे एक विशाल किले के भीतर एक अलग थलग द्वीप बना दिया था। इस बीच विक्रम को बचाने का आंदोलन सेना के भीतर चुपचाप और तेजी से शुरू हो गया था। सेना मुख्यालय के एक जनरल ने, जिसके साथ उसके व्यक्तिगत संबंध थे, अपरा लक्ष्मी को फोन किया। वह अपरा लक्ष्मी का सीनियर था और सेना के प्रभावशाली हस्तियों में से एक के रूप में जाना जाता था। जनरल अपरा, कैसी हैं आप? मैंने शेर ए हिंद बटालियन के मामले के कारण फोन किया है। लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम, हालांकि थोड़ा कठोर है, वह एक सक्षम और वफादार अधीनस्थ है। मुझे बस यह महसूस हो रहा है कि शायद आप उसके प्रति बहुत ज्यादा सख्त हो गई हैं। क्या सैन्य दुनिया ऐसी ही नहीं होती? एक जगह जहां पुरुष एक साथ पसीना बहाते और लुढ़कते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। उसकी आवाज नरम थी, लेकिन उसमें स्पष्ट रूप से दबाव डालने और मनाने का इरादा था। यह एक विशिष्ट पितृसत्तात्मक बयान था, जिसमें सैन्य संगठन की विशिष्टता को समझने का अनुरोध किया गया था। अपरा लक्ष्मी ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, सर, मैं इस समय किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत उल्लंघन की जांच नहीं कर रही हूं। मैं सेना की नींव को खोखला करने वाले कैंसर के तत्व को निकाल रही हूं। यदि जिस सैन्य विशिष्टता की आप बात कर रहे हैं वह किसी विशेष लिंग के प्रति भेदभाव और हिंसा का औचित्य है, तो मैं उस विशिष्टता को स्वीकार नहीं कर सकती। इसके विपरीत मैं अपने सभी अधिकारों का उपयोग उस गलत विशिष्टता को जड़ से उखाड़ने के लिए करूंगी। जनरल अपरा, आप बहुत सख्त हैं। ऐसे में आपको चोट लग सकती है। अकेले बहुत ज्यादा दुश्मन न बनाएं। यह सिर्फ एक सलाह है। फोन कट गया। अपरा लक्ष्मी ने फोन का रिसीवर रखा और ठंडी सांस ली। यह प्रतिक्रिया अपेक्षित थी। वे आसानी से पीछे नहीं हटेंगे। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ एक विक्रम को सजा देने का मामला नहीं है, बल्कि यह पूरे सेना में व्याप्त पुराने और भ्रष्ट कार्टेल के खिलाफ एक सीधा युद्ध होगा। उसका अनुमान गलत नहीं था। कुछ दिनों बाद रक्षा मंत्रालय और मीडिया को एक गुमनाम पत्र भेजा गया। पत्र की सामग्री चौंकाने वाली थी। इसमें कहा गया था कि लेफ्टिनेंट जनरल अपरा लक्ष्मी ने अतीत में कमांडर के रूप में काम करते हुए अपने एक पुरुष अधीनस्थ अधिकारी के साथ अनुचित संबंध बनाए थे और इसका इस्तेमाल अपनी पदोन्नति के लिए फायदेमंद उपलब्धियां इकट्ठा करने के लिए किया था। इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि उसने व्यक्तिगत भावना के कारण एक सक्षम पुरुष कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह राठौड़ पर अत्याचार किया। यह स्पष्ट रूप से एक दुष्प्रचार अभियान और व्यक्तिगत हमला था। यह अफवाह सेना के आंतरिक संचार नेटवर्क के माध्यम से तेजी से फैल गई। लोग सच्चाई की परवाह किए बिना सनसनीखेज गपशप पसंद करते थे। अपरा लक्ष्मी के नेतृत्व की तुरंत परीक्षा हुई। यहां तक कि जो लोग उसका समर्थन करते थे वे भी डगमगाने लगे और उसके सुधार के इरादों पर संदेह करने वाली निगाहें बढ़ने लगीं। विक्रम और उसके पीछे की ताकतों द्वारा किया गया पलटवार अपरा लक्ष्मी की सबसे कमजोर कड़ी, एक महिला कमांडर होने की छवि पर सटीक रूप से लक्षित था। उन्होंने इस मामले के सार को सेना में लैंगिक भेदभाव से बदलकर एक पुरुष और महिला के बीच प्रेम प्रसंग में बदलने की कोशिश की। अपरा लक्ष्मी ने अपने कार्यालय में खिड़की से बाहर देखा और अपने होठों को जोर से काटा। उसके सामने दो रास्ते थे।
एक रास्ता था बड़े प्रतिरोध के सामने झुकना और खुद को बचाने के लिए एक उचित स्तर पर समझौता करना। दूसरा रास्ता था सच्चाई को उजागर करने और सेना को सुधारने के लिए अंत तक लड़ना, भले ही उसे कीचड़ में सनना पड़े। उसका चुनाव शुरू से ही तय था। वह कभी पीछे नहीं हट सकती थी। जब वह पीछे हटती तो इसका मतलब उन कई पीड़ितों को धोखा देना होता जिन्होंने उस पर विश्वास किया था और हिम्मत जुटाई थी। युद्ध अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुका था। सच्चाई का रास्ता कल्पना से कहीं ज्यादा ऊबड़ खाबड़ और गंदा था। जैसे ही लेफ्टिनेंट जनरल अपरा लक्ष्मी के बारे में दुर्भावनापूर्ण अफवाहें फैलीं, विशेष जांच दल की गतिविधियां कमजोर पड़ने लगीं। जांचकर्ता अपने वरिष्ठों की प्रतिक्रिया पर ध्यान देने लगे और विक्रम के करीबियों के खिलाफ जांच की तीव्रता में भारी कमी आई। कुछ जांचकर्ताओं के बीच तो यह व्यंग्यात्मक माहौल भी बन गया कि जब कमांडर ही साफ नहीं है तो हम इतनी दूर क्यों जाएं? सच्चाई को उजागर करने का जोश विशाल संगठन की जड़ता और निहित स्वार्थों के संगठित प्रतिरोध के सामने अपनी ताकत खोने लगा। इस बदलाव को सबसे पहले महसूस करने वाले व्यक्ति कैप्टन अर्जुन वर्मा थे। वह अतिरिक्त गवाही देने और सबूत सौंपने के लिए जांच दल के पास गए, लेकिन उन्हें पहले से बिल्कुल अलग ठंडे माहौल का एहसास हुआ। उनके प्रति जांचकर्ताओं का रवैया गुनगुना हो गया था और उनके द्वारा लाए गए सबूतों की जांच करते समय उनकी निगाहें भी केवल औपचारिकता थीं। यह काफी नहीं है कैप्टन, हमें ठोस सबूत चाहिए कि लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम ने सीधे तौर पर इसका आदेश दिया था। यह सब तो केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य है ना? एक जांचकर्ता ने थके हुए भाव से कहा। यही वह व्यक्ति था जिसने कुछ समय पहले अर्जुन का हाथ पकड़कर उसके साहसी निर्णय के लिए धन्यवाद दिया था। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पीड़ितों और उस घटना को देखने वाले गवाहों के सुसंगत बयान हैं और ये दस्तावेज स्पष्ट रूप से जाली कार्मिक रिकॉर्ड हैं। इससे ज्यादा मजबूत सबूत और क्या हो सकता है? अर्जुन ने अपनी निराशा व्यक्त की, लेकिन उस जांचकर्ता ने अनसुना करने का नाटक किया और केवल दस्तावेजों को पलटता रहा। उसे एहसास हो गया कि अब उनमें सच्चाई को उजागर करने का कोई इरादा नहीं था। वे बड़ी ताकतों के सामने सुरक्षित रास्ता खोज रहे थे। जैसे ही अपरा लक्ष्मी नामक ढाल डगमगाई, उन्होंने तुरंत वास्तविकता के साथ समझौता करने का रास्ता चुना। निराशा से भरकर अर्जुन ने सीधे अपरा लक्ष्मी से मिलने का फैसला किया। वह कमांडर के कार्यालय की ओर गया और कई बार रोके जाने के बाद आखिरकार उनसे मिल सका। कुछ ही दिनों में अपरा लक्ष्मी का चेहरा काफी दुबला लग रहा था, लेकिन उनकी आंखों की चमक अभी भी तीखी थी। कमांडर, क्षमा करें, मैं बिना इजाजत के आया हूं। कोई बात नहीं, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है कि कोई अच्छी खबर नहीं है। अर्जुन ने बताया कि जांच दल का माहौल असामान्य था और जांच को जानबूझकर टाला या छोटा किया जा रहा था। उसने यह भी कहा कि इकाई की ओर से उस पर और पीड़ित महिला सैनिकों पर दबाव और अलगाव बढ़ता जा रहा था। अपरा लक्ष्मी ने चुपचाप उसकी रिपोर्ट सुनी, फिर एक लंबी सांस ली। मुझे पता था कि वे इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। कैप्टन अर्जुन, मुझे माफ करना। मेरी वजह से तुम्हें भी इस कठिन लड़ाई में शामिल होना पड़ा। नहीं कमांडर, मैंने बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था। बस मुझे डर है कि यह सब व्यर्थ न हो जाए। जिन महिला सैनिकों ने गवाही देने की हिम्मत की है, वे फिर से गहरी निराशा में डूब जाएंगी। उसकी बातें सुनकर अपरा लक्ष्मी की आंखें ठंडी हो गईं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। यह लड़ाई मैंने शुरू की है और मैं ही इसे खत्म करूंगी। अगर वे कीचड़ की लड़ाई चाहते हैं तो मैं खुशी खुशी उस कीचड़ में उतरूंगी। कैप्टन अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ काम है। अपरा लक्ष्मी ने अर्जुन को एक गुप्त कार्य सौंपा। वह कार्य था विक्रम के पिछले सेवा रिकॉर्ड और उससे जुड़े लोगों के उल्लंघनों के तथ्यों की सावधानी पूर्वक फिर से जांच करना। उन्होंने आधिकारिक जांच दल के माध्यम से नहीं, बल्कि सीधे जनरल के कमांड के तहत एक अनौपचारिक जांच का आदेश दिया। वह अब मौजूदा व्यवस्था पर भरोसा नहीं कर सकती थीं। इस बीच इकाई में लौटी महिला सैनिकों ने नरक जैसे दिन बिताए। विक्रम जा चुका था, लेकिन उसका भूत इकाई के हर कोने में मौजूद था। विक्रम के प्रति वफादार पुरुष सैनिकों ने उन्हें खुलेआम परेशान करना शुरू कर दिया। प्रशिक्षण के दौरान वे जानबूझकर खतरनाक स्थिति पैदा करते या उन्हें उपकरणों से अलग कर देते। मेस हॉल में अभी भी कोई उनके आसपास नहीं बैठता था और कभी कभी वे जानबूझकर सुनाई देने वाले अपमानजनक शब्द फेंकते थे, जैसे औरतें मर्दों की थाली छीनना चाहती हैं
या कमांडर को रिझाकर अपनी किस्मत सुधारना चाहती हैं। हाँ, जैसे ही जांच के रुकने और जनरल अपरा लक्ष्मी की स्थिति के डगमगाने की अफवाहें फैलीं, उनकी परेशानियां और भी साहसी हो गईं। गवाही की अगुवाई करने वाली हवलदार सुनीता ने पाया कि उसका लॉकर तोड़ दिया गया था और उसके निजी सामान बिखरे हुए थे। उसके ऊपर एक डरावना कागज का टुकड़ा था जिस पर लिखा था, गद्दार को मरना होगा। उसने अपने पूरे शरीर में खून को ठंडा महसूस किया। वे डर से घिर गए थे। जनरल अपरा लक्ष्मी द्वारा वादा की गई ढाल उतनी मजबूत नहीं लग रही थी जितनी कल्पना की गई थी। विशाल संगठन के सामने एक व्यक्ति का दृढ़ संकल्प बहुत कमजोर महसूस हो रहा था। उस रात महिला सैनिकों की बैरक में गहरी निराशा के बीच विभाजन के संकेत दिखाई देने लगे। शायद हमने व्यर्थ का काम किया है। अंत में कुछ भी नहीं बदला, बस हम ही इस तरह दुखी हो रहे हैं, एक लांस नायक ने सिसकते हुए कहा। कुछ लोगों ने उसकी बातों से सहमति जताई। सही है, मुझे लगा था कि लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम के जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। इससे अच्छा होता कि हम पहले की तरह चुप रहते। कम से कम हमारे साथ ऐसा व्यवहार तो नहीं होता। उस समय हवलदार सुनीता, जो केवल चुपचाप सुन रही थी, अपनी जगह से उठी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन उनमें एक मजबूत दृढ़ संकल्प चमक रहा था। तो हम अतीत में वापस जाना चाहते हैं, बचा हुआ खाना खाना, इंसानों से भी बदतर व्यवहार सहना और हमेशा के लिए ऐसे ही जीना। मैं नहीं कर सकती। मैं तुम लोगों से अलग हूं। मैं अंत तक लड़ूंगी, भले ही मुझे यह वर्दी उतारनी पड़े। मैं यहां हार नहीं मानूंगी। उसकी पुकार ने अन्य महिला सैनिकों के दिलों को झकझोर दिया। सही है, वे इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती थीं। वे बहुत आगे बढ़ चुकी थीं। अगर वे यहां हार मान लेती तो वे हमेशा के लिए हारी हुई कहलाएंगी। उन्होंने एक बार फिर अपना दिल मजबूत किया, लेकिन उनके सामने की हकीकत अभी भी घने अंधेरे जैसी थी। उसी समय कैप्टन अर्जुन वर्मा देर रात तक कंप्यूटर के सामने बैठकर विक्रम से संबंधित डेटा खंगाल रहा था। वह उन इकाइयों में हुई घटनाओं के रिकॉर्ड, बजट निष्पादन के विवरण और उसके साथ काम करने वाले लोगों की सूची की तुलना कर रहा था, कुछ ढूंढ रहा था। अपनी खोज के बीच उसे एक अजीब बात मिली। कुछ साल पहले एक अन्य इकाई में, जहां विक्रम बटालियन कमांडर के रूप में कार्यरत था, एक रहस्यमय आग्नेयास्त्र की घटना हुई थी और उस समय एक एनसीओ को आत्महत्या से मृत घोषित कर दिया गया था। लेकिन संयोग से उस घटना के ठीक बाद उस इकाई में पुराने उपकरणों के प्रतिस्थापन का बजट बड़े पैमाने पर निष्पादित किया गया था और जिस कंपनी ने अनुबंध जीता था वह विक्रम के सगे भाई द्वारा चलाई जाने वाली कंपनी थी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह सिर्फ हेराफेरी नहीं थी। यदि उस एनएसईओ की मौत इस हेराफेरी से संबंधित थी तो यह एक महत्वपूर्ण सबूत हो सकता है जो विक्रम के गले में फंदा बन सकता था। कांपते हाथों से उसने संबंधित डेटा को और गहराई से खोदना शुरू कर दिया। अंधेरे के बीच सच्चाई की एक छोटी सी चिंगारी बड़ी मुश्किल से जलने लगी थी। कैप्टन अर्जुन वर्मा ने जो पाया वह एक विशाल भ्रष्टाचार के हिमशैल का सिरा मात्र था। उसने रात भर संबंधित डेटा खंगालते हुए बिताई और ऐसे महत्वपूर्ण सुराग पाए जिनसे लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम, उसके भाई और सैन्य आपूर्तिकर्ताओं के बीच के नापाक संबंधों का पर्दाफाश हुआ। अतीत में आग्नेयास्त्र की घटना के रूप में छिपाई गई एनएससीओ की मौत बहुत संभवतः हथियार खरीद घोटाले को दबाने के लिए एक सुनियोजित हत्या थी। परिस्थितिजन्य साक्ष्य सामने आने लगे जो दर्शाते थे कि मृत एनएससीओ एक रसद अधिकारी के रूप में विक्रम के भ्रष्टाचार के बारे में जानता था और आंतरिक रूप से इसकी रिपोर्ट करने की तैयारी कर रहा था। अर्जुन ने जो डेटा पाया उसका सारांश बनाया और तुरंत सीधे लेफ्टिनेंट जनरल अपरा लक्ष्मी को रिपोर्ट किया। रिपोर्ट प्राप्त करते समय अपरा लक्ष्मी का चेहरा गुस्से से कठोर हो गया। यह अब केवल महिला सैनिकों पर अत्याचार करने वाले मानवाधिकारों का मामला नहीं था, बल्कि एक गंभीर आपराधिक कृत्य था जो सेना की नींव को हिला रहा था। उसे एहसास हुआ कि यह एक तुरुप का पत्ता था जो स्थिति को पलट सकता था। कैप्टन अर्जुन, बहुत अच्छा काम किया। इस डेटा के स्रोत को गोपनीय रखना। अब से मैं सीधे कार्रवाई करूंगी। अपरा लक्ष्मी ने अब रक्षा मंत्रालय या सेना मुख्यालय की प्रतिक्रिया की परवाह न करने का फैसला किया। उसने अपने सभी अधिकारों और नेटवर्क का इस्तेमाल करके सैन्य पुलिस के भीतर अपने भरोसेमंद लोगों की एक विशेष जांच दल चुपचाप बनाने के लिए किया। एक जांच दल जो आधिकारिक दल की पहुंच से बाहर था,
जिसे केवल वह नियंत्रित कर सकती थी। उसने विक्रम के भ्रष्टाचार के मामले को अब केवल अधिकार के दुरुपयोग के रूप में नहीं, बल्कि देशद्रोह के बराबर एक गंभीर अपराध के रूप में स्थापित किया और जांच की दिशा को हथियार खरीद, भ्रष्टाचार और सुनियोजित हत्या के आरोपों पर केंद्रित करने के लिए बदल दिया। अपरा लक्ष्मी की यह हरकत विक्रम के पीछे की ताकतों द्वारा तुरंत पता लगा ली गई। जब अपरा लक्ष्मी ने उनकी उम्मीदों से बढ़कर जवाब दिया तो वे अपनी हैरानी नहीं छिपा सके। एक व्यक्ति विक्रम का बलिदान करके मामले को सुलझाने की उनकी योजना अब एक गंभीर बाधा का सामना कर रही थी। यदि हथियार खरीद भ्रष्टाचार का संबंध सही साबित हो जाता तो इसका प्रभाव विक्रम पर ही नहीं रुकेगा, बल्कि सेना के शीर्ष अधिकारियों तक फैल सकता था। खतरा महसूस करते हुए उन्होंने अपरा लक्ष्मी पर और भी खुले तौर पर दबाव डालना शुरू कर दिया। उन्होंने थल सेनाध्यक्ष के सामने अपरा लक्ष्मी की नेतृत्व क्षमता के बारे में मुद्दा उठाया और एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें उस पर सेना के आंतरिक पदानुक्रम को नुकसान पहुंचाने और एसएमईजी सबसे बड़े का फैलेदर्शी के सामने लगेगा। व्यक्तिगत भावना के कारण अधीनस्थों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया गया था। मीडिया में उन्होंने अपरा लक्ष्मी के निजी जीवन से संबंधित और भी सनसनीखेज और दुर्भावनापूर्ण अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। 3 सितारा डायन या सेना को नष्ट करने वाली नारीवादी जैसे भद्दे ताने सामने आने लगे। भारत की पहली 3 सितारा महिला जनरल को एक पल में सेना के सार्वजनिक दुश्मन का तमगा दे दिया गया। अपरा लक्ष्मी हर तरफ से घिर गई थी, लेकिन वह डगमगाई नहीं। दुश्मन का प्रतिरोध जितना मजबूत होता गया, उसका संकल्प स्टील की तरह उतना ही मजबूत होता गया। उसने सीधे तौर पर आगे बढ़ने का विकल्प चुना। उसने सीधे मीडिया के सामने आने का फैसला किया। एक आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और सभी मीडिया की सुर्खियां उस पर केंद्रित हो गईं। कैमरों की चमक से भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम के मंच पर अपरा लक्ष्मी ने बिना किसी कंपकंपी के अपनी आवाज में बोलना शुरू किया। मैं आज यहां पैरा एसएफ की कमांडिंग जनरल के रूप में खड़ी हूं, अपने व्यक्तिगत सम्मान की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि ढह चुके सैन्य अनुशासन और न्याय को फिर से स्थापित करने के लिए। उसने सबसे पहले अपने आसपास की सभी अफवाहों का सीधे तौर पर खंडन किया। पदोन्नति के लिए व्यक्तिगत संबंधों का उपयोग करने के आरोपों के संबंध में उसने अपने सैन्य करियर के दौरान के सभी मूल्यांकन रिकॉर्ड और उपलब्ध डेटा को सार्वजनिक करके एक एक करके उनका खंडन किया। सेना में उसका ट्रैक रिकॉर्ड किसी भी पुरुष अधिकारी की तुलना में त्रुटिहीन और बेदाग था। और अंत में उसने अपना तुरुप का पत्ता निकाला। इस समय शेर-ए-हिंद बटालियन में जो हो रहा है वह केवल लैंगिक भेदभाव का मामला नहीं है। मुझे संकेत मिले हैं कि लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह राठौड़ हथियार खरीद भ्रष्टाचार में शामिल था और यहां तक कि अपने अधीनस्थों की मौत को छिपाने की भी कोशिश की। यह न केवल एक सैनिक के रूप में सम्मान को ठेस पहुंचाना है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाला एक गंभीर आपराधिक कृत्य है। मैं इस मामले की सच्चाई को पूरी तरह से उजागर करूंगी और इसके पीछे जो भी है, पद और ओहदे की परवाह किए बिना मैं उससे उचित जवाबदेही मांगूंगी। उसके बमबारी वाले बयान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में हंगामा मचा दिया। यह मामला अब एक बिल्कुल नए चरण में प्रवेश कर चुका था। सेना के भीतर हिंसा के एक साधारण मामले से यह अब एक बड़े भ्रष्टाचार घोटाले के रूप में विकसित हो गया था, जिसमें सेना के शीर्ष अधिकारी शामिल हो सकते थे। जनता की राय तुरंत भड़क उठी। अपरा लक्ष्मी को दोष देने वाली आवाजें शांत हो गईं और सच्चाई के पूर्ण प्रकटीकरण की जनता की मांग बढ़ने लगी। स्थिति के इस तरह बदलने से विक्रम के पीछे की ताकतें अत्यधिक भ्रम में पड़ गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अपरा लक्ष्मी इतनी कठोर कार्रवाई करेगी। अब उन्हें एहसास हुआ कि विक्रम की रक्षा करना उनके अपने गले के लिए फंदा बन सकता है। जीवित रहने के लिए उन्हें अपनी पूंछ काटनी शुरू करनी पड़ी। विक्रम का समर्थन करने वाले सभी आंदोलन तुरंत रुक गए। वह रातों रात एक फेंका हुआ कार्ड बन गया। बिना किसी सुरक्षा के विक्रम अपरा लक्ष्मी की गुप्त जांच दल के सामने बिना किसी बचाव के उजागर हो गया। जांचकर्ताओं ने उसके दफ्तर और घर की तलाशी ली और किसी और के नाम पर गुप्त बैंक खाते और सैन्य आपूर्तिकर्ताओं से अब तक मिली रिश्वत का विवरण वाली एक बही खाता पाया। वे मृत एनसीओ द्वारा छोड़ी गई एक डायरी को भी सुरक्षित करने में कामयाब रहे, जिसमें विक्रम के भ्रष्टाचार के बारे में कबूलनामा
और यह डर लिखा था कि उसकी जान को खतरा है। सारे सबूत विक्रम की ओर इशारा कर रहे थे। उसके पास अब भागने की कोई गुंजाइश नहीं थी। सैन्य पुलिस ने उसे तुरंत सुनियोजित हत्या, रिश्वतखोरी, अधिकार का दुरुपयोग और आधिकारिक दस्तावेजों में हेराफेरी सहित दर्जनों आरोपों में हिरासत में ले लिया। शेर ए हिंद बटालियन में राजा के रूप में उसके शासन का युग दुखद रूप से समाप्त हो गया। उसकी गिरफ्तारी की खबर सुनकर शेर ए हिंद बटालियन की महिला सैनिक गले लगकर रो पड़ी। लंबी और अंधेरी सुरंग का सिरा आखिरकार दिखाई देने लगा था, लेकिन उन्हें अभी तक यह नहीं पता था कि असली लड़ाई अभी अभी शुरू हुई थी। विक्रम नामक राक्षस गायब हो गया था, लेकिन उस राक्षस को बनाने वाली विशाल प्रणाली सेना अभी भी मजबूती से खड़ी थी। लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह राठौड़ की गिरफ्तारी के साथ शेर ए हिंद बटालियन एक नए दौर में प्रवेश कर गई। सैनिक अत्यधिक सदमे और भ्रम में थे। जिस कमांडर से वे अब तक डरते थे और जिसका अंधानुकरण करते थे, उसे रातों रात एक शातिर अपराधी बनते देखकर जिन मूल्यों और व्यवस्था पर वे अब तक विश्वास करते थे, वे अपनी जड़ों तक हिल गए थे। विशेष रूप से वे अधिकारी और एनएसईओ जो विक्रम की छत्रछाया में सत्ता का आनंद ले रहे थे, अब शदीद चिंता में कांप रहे थे। उन्हें डर था कि जांच का जाल उन तक पहुंच जाएगा और वे खुद को बचाने के रास्ते तलाशने में व्यस्त हो गए। लेफ्टिनेंट जनरल अपरा लक्ष्मी ने इस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दिया। उन्होंने विक्रम की गिरफ्तारी को एक बड़े सुधार की शुरुआत का बिंदु बनाया। न केवल शेर ए हिंद बटालियन में, बल्कि पूरे पैरा एसएफ में व्याप्त अन्याय की जड़ों को उखाड़ने के लिए भी उनका पहला कदम कार्मिक के क्षेत्र में था। उन्होंने शेर ए हिंद बटालियन के नेतृत्व की पूरी तरह से पुनर्रचना की। ऑप्स ऑफिसर और कार्मिक अधिकारी जैसे दूसरी सामे हार ए हिंद बटालियन भी मुख्य कर्मचारी जो विक्रम के करीबी माने जाते थे, सभी को दूर दराज के पदों पर स्थानांतरित कर दिया गया। उनकी जगह उन्होंने ऐसे नए लोगों को नियुक्त किया जिनकी क्षमता और चरित्र की परीक्षा हो चुकी थी। नए बटालियन कमांडर के रूप में आईएमए से स्नातक एक युवा और सुधारवादी मेजर को नियुक्त किया गया। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपरा लक्ष्मी के रेजिमेंट कमांडर रहते हुए उनकी कंपनी के कमांडर के रूप में काम करते समय गहरा विश्वास हासिल किया था। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने तुरंत घोषणा की कि बटालियन चलाने में उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता आपसी सम्मान और विश्वास को बहाल करना है। मैं तुम्हारे अतीत के बारे में नहीं पूछूंगा, लेकिन आज से इस शेर ए हिंद बटालियन में मैं किसी भी प्रकार के भेदभाव और अन्याय को बर्दाश्त नहीं करूंगा। लिंग, पद या मूल की परवाह किए बिना हम सभी साथी सैनिक के नाम पर एक हैं। जो कोई भी इस सिद्धांत का उल्लंघन करेगा, मैं उसे अपने हाथों से उसकी वर्दी से उतार दूंगा। उनका उद्घाटन भाषण दृढ़ था। उन्होंने तुरंत वास्तविक परिवर्तन लाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने महिला सैनिकों के लिए बैरक और सुविधाओं में बड़े पैमाने पर सुधार किया। पुरानी और तंग बैरकों का नवीनीकरण किया गया और महिलाओं के लिए विशेष फिटनेस रूम और विश्राम कक्ष बनाए गए। उन्होंने यह भी वादा किया कि वे सभी प्रशिक्षणों और अभियानों में महिला सैनिकों को समान रूप से शामिल करेंगे और उनकी क्षमताओं का निष्पक्ष मूल्यांकन करेंगे। इस परिवर्तन के केंद्र में कैप्टन अर्जुन वर्मा थे। अपरा लक्ष्मी ने अर्जुन को नए बटालियन कमांडर के मुख्य स्टाफ ऑप्स ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया। यह एक असाधारण कार्मिक निर्णय था। जिन लोगों ने उसे गद्दार का तमगा दिया था, उनके लिए यह एक चौंकाने वाली खबर थी, लेकिन जो लोग सच्चाई के पक्ष में थे, उनके लिए यह एक ठोस सबूत था कि न्याय अभी भी जीवित था। अपने पद से अर्जुन ने चुपचाप लेकिन मजबूती से इकाई के सुधार का नेतृत्व किया। उसने विक्रम के शासन में विकृत हो चुकी प्रशिक्षण प्रणाली की पूरी तरह से समीक्षा की और एक तर्कसंगत कार्यक्रम बनाया जिसमें सभी सैनिक अपनी अधिकतम क्षमता और क्षमता का प्रदर्शन कर सकें। बेशक परिवर्तन की प्रक्रिया हमेशा सहज नहीं थी। कुछ पुरुष सैनिक जो लंबे समय से विक्रम के तरीकों के आदी थे, ने नई व्यवस्था के प्रति खुले तौर पर अपनी असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने दावा किया कि महिला सैनिकों को दिया गया ध्यान पुरुष सैनिकों के खिलाफ उल्टा भेदभाव था। प्रशिक्षण की तीव्रता में कमी या अनुशासन में ढील जैसी शिकायतें सामने आने लगीं। एक दिन एक कठिन पहाड़ी क्रॉस कंट्री अभ्यास के दौरान एक पुरुष सिपाही जानबूझकर बड़बड़ाते हुए पीछे रह गया।
आह, इन औरतों की वजह से यह सब इतना मुश्किल हो गया है। जो प्रशिक्षण पहले ही खत्म हो जाता, अब कदम से कदम मिलाकर चलने की वजह से दर्द हो रहा है। उसकी बात सुनकर कुछ अन्य पुरुष सैनिक सहमत होकर धीरे से हंसे। उस समय सबसे आगे की कतार में चल रही हवलदार सुनीता मुड़ी और उसे तीखी नजरों से देखा। क्या कहा तुमने? एक बार फिर से बोलो। अगर तुम इतने ही महान हो तो सबसे आगे 2 बैग लेकर दौड़ो, मेरी जगह ले लो। कर सकते हो? सुनीता पसीने से पूरी तरह भीग चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों की चमक में कोई थकान नहीं थी। इसके विपरीत उसकी आंखें गुस्से और आत्मसम्मान से जल रही थीं। इस बार के प्रशिक्षण में वह एक बार भी पीछे नहीं रही थी, यहां तक कि कुछ पुरुष सैनिकों से भी आगे निकल गई थी और चुपचाप अपनी क्षमता साबित कर रही थी। उसके आत्मविश्वास भरे रवैये को सुनकर शिकायत करने वाले सैनिक का चेहरा लाल हो गया और वह कुछ नहीं कह सका। इस तरह की छोटी मोटी झड़पें होती रहीं, लेकिन हर बार नया नेतृत्व, कैप्टन अर्जुन और महिला सैनिक जो अपनी काबिलियत साबित करने लगी थीं, एकजुट होकर समस्या का समाधान करते थे। वे अब केवल चुपचाप पीड़ा नहीं सहती थीं, वे साहसपूर्वक अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध करती थीं और अपनी क्षमता से अपने अस्तित्व का मूल्य साबित करती थीं। समय के साथ इकाई का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। पुरुष सैनिकों के बीच भी एक ऐसा माहौल बनने लगा जो महिला सैनिकों को सिर्फ महिलाओं के रूप में नहीं, बल्कि समान क्षमता वाले साथी सैनिकों के रूप में स्वीकार करता था। इस बीच विक्रम, जिसे सैन्य अदालत में पेश किया गया था, ने अपने सभी आरोपों से इनकार किया और खुद को निर्दोष बताया। उसकी वकीलों की टीम ने तर्क दिया कि यह मामला उसे राजनीतिक बलि का बकरा बनाने की एक साजिश थी, जो जनरल अपरा लक्ष्मी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और सेना के भीतर सत्ता संघर्ष से पैदा हुई थी, और दावा किया कि सभी सबूतों में हेरफेर किया गया था या उन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था। उसका मुकदमा एक बड़ा कानूनी युद्ध बन गया जिसने पूरी सेना का ध्यान आकर्षित किया। मुकदमे की प्रक्रिया में पीड़ित महिला सैनिकों को गवाह के रूप में उपस्थित होना पड़ा और दुनिया को एक बार फिर उन भयानक घटनाओं के बारे में बताना पड़ा जो उन्होंने अनुभव की थीं। यह पुराने घावों को फिर से कुरेदने जैसा एक दर्दनाक प्रक्रिया थी। विक्रम के वकील ने उनके निजी जीवन को उठाकर और अतीत में उनके व्यवहार पर सवाल उठाकर उनकी गवाही की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उन्हें अदालत कक्ष में द्वितीयक विक्टिमाइजेशन का सामना करना पड़ा, लेकिन वे पीछे नहीं हटी। सुनीता और अन्य महिला सैनिकों ने एक दूसरे को मजबूत किया और अपना साहस नहीं खोया। उनके पीछे जनरल अपरा लक्ष्मी, कैप्टन अर्जुन और कई अन्य साथी जो बदलाव की कामना करते थे, मजबूती से खड़े थे। उनकी गवाही सुसंगत, विस्तृत थी और उसमें निहित पीड़ा का भार न्यायाधीशों के दिल को हिलाने के लिए काफी था। विक्रम के भागने की गुंजाइश और भी संकीर्ण होती गई। शेर-ए-हिंद बटालियन के सुधार और विक्रम के मुकदमे के 2 पहिए एक दूसरे से जुड़े हुए थे, भारतीय सेना के इतिहास को एक नई दिशा में ले जा रहे थे। विक्रम सिंह राठौड़ का मुकदमा एक ऐसा मुद्दा बन गया जिसने न केवल सैन्य हलकों को बल्कि पूरे भारतीय समाज को गरमा दिया। मीडिया हर दिन मुकदमे की कार्यवाही को कवर करता था और सेना के भीतर लैंगिक भेदभाव और मानवाधिकार जैसे संवेदनशील विषय, साथ ही हथियार खरीद भ्रष्टाचार घोटाले को सार्वजनिक बहस में लाया गया। जैसे जैसे मुकदमा आगे बढ़ा, विक्रम का घिनौना चेहरा और उसे बचाने की कोशिश करने वाले सेना के आंतरिक निहित स्वार्थों की हकीकत और भी उजागर होती गई, जिससे जनता की राय तेजी से उनके खिलाफ हो गई। समाज सेना की अपनी सफाई करने की क्षमता पर अविश्वास करने लगा और बाहरी हस्तक्षेप के माध्यम से सच्चाई के प्रकटीकरण और व्यापक सुधार की मांग करने वाली आवाजें मजबूत होने लगीं। इस सामाजिक माहौल ने न्यायाधीशों पर काफी दबाव डाला। सैन्य अदालत की प्रकृति को देखते हुए, जो आंतरिक प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकती थी, शुरू में कई चिंताएं थीं कि एक ऐसा फैसला आएगा जो कोर की रक्षा करने वाला होगा। लेकिन जनता के भारी ध्यान और लेफ्टिनेंट जनरल अपरा लक्ष्मी द्वारा पेश किए गए अकाट्य सबूतों के सामने न्यायाधीश अब सच्चाई को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। निर्णायक क्षण तब आया जब मृत एनसीओ की पत्नी गवाह के रूप में उपस्थित हुई। अपने पति की डायरी को सीने से लगाकर वह गवाह के कटघरे में बैठी। कांपती आवाज में उसने गवाही दी कि विक्रम के भ्रष्टाचार के बारे में जानने के बाद
उसके पति ने कितना बड़ा डर और दबाव अनुभव किया था। मेरे पति एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें जीवन भर एक सैनिक होने पर गर्व था, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम ने मेरे पति के सम्मान को रौंद डाला और यहां तक कि हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने से भी नहीं हिचकिचाया। मरने से एक रात पहले मेरे पति ने मुझे यह डायरी दी और कहा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो कृपया इसे दुनिया तक पहुंचा देना। मेरे पति ने आत्महत्या नहीं की, उसे उस राक्षस ने मारा था। उसकी चीख ने अदालत कक्ष में मौजूद सभी लोगों के दिलों को छू लिया। दर्शकों की सीटों से सिसकियां फूट पड़ीं और न्यायाधीशों के चेहरे भी कठोर हो गए। विक्रम ने उस समय भी जरा भी पछतावा नहीं दिखाया, बल्कि गवाह को अपमानजनक नजरों से देखा, जैसे वह उसे एक पागल औरत समझ रहा हो। उसके इस अहंकारी रवैये ने सभी को उसकी गलती का यकीन दिलाने वाली आखिरी कील का काम किया। अंत में अंतिम फैसले का दिन आ गया। अदालत कक्ष लोगों से खचाखच भरा था। लेफ्टिनेंट जनरल अपरा लक्ष्मी, कैप्टन अर्जुन वर्मा और शेर ए हिंद बटालियन की महिला सैनिक भी दर्शकों की सीटों के एक कोने में बैठी थीं। वे चिंतित मन से मुख्य न्यायाधीश के फैसले का इंतजार कर रहे थे। अभियुक्त विक्रम सिंह राठौड़, न्यायालय यह मानता है कि अभियुक्त ने एक कमांडर के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए नियमित रूप से अपने अधीनस्थ सैनिकों के प्रति मौखिक हिंसा, दुर्व्यवहार और क्रूरतापूर्ण कार्य किए और लैंगिक भेदभावपूर्ण बयानों से मानवाधिकारों का उल्लंघन किया। इसके अलावा सैन्य आपूर्तिकर्ताओं से बड़ी मात्रा में रिश्वत लेने और अपने अपराधों को छिपाने के लिए एक अधीनस्थ को मौत के मुंह में धकेलने तक की धमकी देने के आरोप भी प्रस्तुत किए गए। सबूतों और गवाहियों के माध्यम से अकाट्य रूप से सिद्ध हुए हैं। मुख्य मथाने वाले हैं वो दूर हुए हैं। न्यायाधीश की आवाज भव्य और दृढ़ थी। अभियुक्त ने एक सैनिक के रूप में अपने कर्तव्य को भुला दिया है, जिसे देश की रक्षा करनी चाहिए थी, और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए सेना के सम्मान को कलंकित किया है और अपने अधीनस्थ की जान लेकर अमानवीय अपराध किया है। इसीलिए न्यायालय अभियुक्त को कोई भी नरमी नहीं बरतने का फैसला करता है और सैन्य दंड संहिता के अनुसार अभियुक्त विक्रम सिंह राठौड़ को मृत्यु दंड की सजा सुनाता है। जैसे ही मृत्यु दंड शब्द अदालत कक्ष में गूंजा, समय जैसे रुक गया। विक्रम एक खाली अभिव्यक्ति के साथ, जैसे उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने क्या सुना है, मुख्य न्यायाधीश को घूरता रहा। फिर अचानक हकीकत का एहसास हुआ और वह एक पागल आदमी की तरह हंगामा करने लगा। मृत्युदंड, यह नहीं हो सकता, यह एक साजिश है, यह सब उस मनहूस औरत अपरा लक्ष्मी की साजिश है, मैं निर्दोष हूं। उसकी चीखें एक खाली गूंज में विलीन हो गईं, क्योंकि उसे गार्डों ने शांत किया। दर्शकों की सीटों पर आहें और जयकारें मिली जुली थीं। महिला सैनिक गले लगकर बेतहाशा रो पड़ी। यह जीत के आंसू थे और साथ ही शुद्धि के आंसू थे, जो उन्होंने अब तक सहे सभी कष्टों और दुखों को धो रहे थे। अपरा लक्ष्मी ने एक दृढ़ अभिव्यक्ति के साथ उस दृश्य को देखा, फिर चुपचाप अदालत कक्ष से बाहर निकल गईं। उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। विक्रम को दी गई मौत की सजा का पूरी सेना पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। यह सिर्फ एक व्यक्ति के लिए सजा नहीं थी, यह एक मजबूत संदेश था कि सेना के भीतर अन्याय और अपराध अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यह एक प्रतीकात्मक घटना थी जो पुरानी बुरी प्रथाओं से पूर्ण विच्छेद की घोषणा करती थी। इस फैसले से शुरू होकर रक्षा मंत्रालय के पास पूरी सेना में एक बड़ी जांच और संगठनात्मक संस्कृति सुधार कार्यक्रम शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शेर ए हिंद बटालियन इस बदलाव का एक प्रतीकात्मक स्थान बन गई। विक्रम का मुकदमा समाप्त होने का अमनदान सकता है। अमनदान समाप्त होने के बाद इकाई बहुत स्थिर हो गई और उसने अपनी नई व्यवस्था पा ली। पुरुष और महिला सैनिक अब लिंग के आधार पर एक दूसरे से भेदभाव नहीं करते थे। वे केवल साथी सैनिक के नाम पर एक दूसरे पर भरोसा और निर्भर रहते थे और साथ मिलकर और भी कठिन प्रशिक्षणों का सामना करते थे। कैप्टन अर्जुन वर्मा द्वारा डिजाइन किया गया नया प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसमें व्यक्तिगत शारीरिक विशेषताओं को ध्यान में रखा गया था लेकिन लड़ाकू ताकत को अधिकतम किया गया था, ने पुरुष और महिला दोनों सैनिकों की संतुष्टि को बढ़ाया। एक देर रात प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद कैप्टन अर्जुन अभी भी अपने दफ्तर में इकाई के पुनर्गठन की योजना को अंतिम रूप दे रहे थे। उस समय हवलदार सुनीता ने चुपचाप दरवाजा खोला और अंदर आई।
उसके हाथ में 2 कप गर्म कॉफी थी। ऑप्स ऑफिसर, अभी तक घर नहीं गए? ज्यादा जोर मत डालिए। हवलदार सुनीता, बस थोड़ा सा काम बाकी है। क्या बात है? सुनीता ने 1 कप कॉफी उसकी मेज पर रखी और अजीब तरह से मुस्कुराई। बस धन्यवाद कहना चाहती थी। अगर आप न होते तो हम शायद अभी भी उस नरक में जी रहे होते। हमें एक नई दुनिया दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके सच्चे शब्द सुनकर अर्जुन को लगा जैसे उसकी सारी थकान गायब हो गई हो। उसने खिड़की से दिखाई दे रहे परेड ग्राउंड की ओर देखा और कहा, मैंने जो किया वह कुछ भी नहीं है। दुनिया को वास्तव में बदलने वाले लोग सुनीता जैसे लोग हैं जो हार नहीं मानते और हिम्मत करते हैं। मैंने बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था। उन दोनों के बीच एक गर्मजोशी भरी खामोशी छा गई। उस खामोशी में उन्होंने महसूस किया कि वे सच्चे साथी थे जो एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। शेर ए हिंद बटालियन में रात गहरी हो रही थी, लेकिन उनके दिलों में पहले से कहीं ज्यादा चमकीला उम्मीद का सूरज उग रहा था। विक्रम नामक बड़ा अपराध गायब हो गया था, लेकिन उसके द्वारा छोड़े गए घाव और कार्य अभी भी मौजूद थे। उन घावों को भरना और एक बेहतर भविष्य बनाना अब उन बचे हुए लोगों का काम था। विक्रम सिंह राठौड़ का युग समाप्त हो गया था और शेर ए हिंद बटालियन में नई हवा बहने लगे। कुछ महीने बीत चुके थे। इकाई पहले की तुलना में कहीं ज्यादा स्वस्थ और ऊर्जावान हो गई थी। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल अपरा लक्ष्मी यहीं नहीं रुकी। उन्होंने शेर ए हिंद बटालियन में सफल परिवर्तन के मॉडल को पूरे पैरा एसएफ, यहां तक कि पूरी सेना में फैलाने की एक बड़ी योजना बनाई। उनका लक्ष्य केवल एक भ्रष्ट कमांडर को सजा देना नहीं था, बल्कि सेना नामक संगठन के मौलिक संविधान को ही सुधारना था। उन्होंने सैनिक सम्मान कार्यक्रम नामक एक नई नीति की घोषणा की। इस कार्यक्रम का सार सभी सैनिकों के साथ लिंग या पद के आधार पर नहीं, बल्कि एक सम्मानित व्यक्ति और युद्ध के विषय के रूप में व्यवहार करना और उनके मानवाधिकारों और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में सुनिश्चित करना था। इसके लिए उन्होंने हर इकाई में मानवाधिकार सलाहकारों की नियुक्ति को अनिवार्य कर दिया और एक रेड टीम प्रणाली शुरू की, जिसमें सैनिक एक अन्यायपूर्ण कमांडर के आदेशों के खिलाफ गुमनाम रूप से आपत्ति दर्ज करा सकते थे। उन्होंने महिला सैनिकों को काम करते ज्ञात हुआ गर्भावस्था, प्रसव और बच्चे की परवरिश के दौरान सैन्य कर्तव्यों का पालन करने में सहायता करने वाली व्यावहारिक नीतियां भी तैयार की, जिससे एक ऐसा वातावरण बना जहां वे अपने करियर के बाधित होने के डर के बिना देश की सेवा कर सकें। इस कट्टरपंथी सुधार का निश्चित रूप से सेना के भीतर रूढ़िवादी हलकों से शदीद विरोध हुआ। उन्होंने अपरा लक्ष्मी की नीतियों पर सैन्य पदानुक्रम और एक लड़ाकू संगठन के रूप में सेना के सार को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। विशेष रूप से पुरुष केंद्रित सैन्य संस्कृति के आदि वरिष्ठ जनरलों ने उनके सुधारों पर सेना को युद्ध के मैदान में एक किंडरगार्टन में बदलने का आरोप लगाया। मानवाधिकारों की बात करना बकवास है। सेना एक कठिन और मुश्किल जगह है। जनरल अपरा का तरीका केवल सेना की लड़ाकू ताकत को कमजोर करेगा। एक सेवानिवृत्त सैनिकों के संगठन ने तो एक बयान जारी किया और अपरा लक्ष्मी के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। उनके खिलाफ राजनीतिक हमले कभी नहीं रुके, लेकिन वह जरा भी नहीं डरी। इसके विपरीत उन्होंने अपनी आलोचना को इस बात का सबूत माना कि उनका सुधार सही दिशा में जा रहा था। लड़ाकू ताकत जबरदस्ती के नियंत्रण और आज्ञाकारिता से नहीं आती है। सच्ची लड़ाकू ताकत साथी सैनिकों के प्रति गहरे विश्वास, कर्तव्य के प्रति गर्व और इस विश्वास से आती है कि इस संगठन में मेरा सम्मान किया जाता है। मैं भारतीय सेना को सबसे मजबूत और सबसे सम्मानित सेना बनाऊंगी, जिसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। मीडिया के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने आत्मविश्वास से अपना विश्वास व्यक्त किया। उनका विश्वास डगमगाया नहीं और समाज धीरे धीरे उनकी ईमानदारी पर विश्वास करने लगा। विशेष रूप से युवा सैनिकों और उनके माता पिता की पीढ़ी ने उनके सुधारों का उत्साहपूर्वक समर्थन किया। उन्होंने उम्मीद देखी कि सेना अब वह जगह नहीं होगी जो उनके बेटों को छीन ले, बल्कि वह जगह होगी जो उनके बेटों को सच्चे पुरुष और उनकी बेटियों को सच्ची सैनिक बनाए। इस बीच शेर ए हिंद बटालियन में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। कैप्टन अर्जुन वर्मा ने एक नया सामरिक प्रशिक्षण शुरू किया, जिसमें पुरुष और महिला सैनिकों की मिश्रित टीमों ने संयुक्त अभियान चलाए। शुरू में कई चिंताएं थीं। यह राय कि शारीरिक क्षमताओं में
अंतर के कारण दक्षता में कमी आएगी हावी थी। लेकिन अर्जुन ने ऐसी रणनीति विकसित की जो तालमेल बनाने के लिए पुरुषों और महिलाओं द्वारा रखी गई प्रत्येक की खूबियों को अधिकतम कर सकती थी। उदाहरण के लिए, जब पुरुष टीम के सदस्य अपनी मारक क्षमता और शारीरिक शक्ति के साथ दुश्मन की रक्षा पंक्ति को तोड़ते, तो अपेक्षाकृत अधिक फुर्तीली और सटीक महिला टीम के सदस्य लक्ष्य को खत्म करने या जानकारी इकट्ठा करने के लिए घुसपैठ करते। इसके अलावा उन्होंने महिला टीम के सदस्यों को पुरुषों के बराबर ताकत और लड़ाकू तकनीक का प्रशिक्षण भी दिया, लेकिन दक्षता बढ़ाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक विशेषताओं के अनुरूप एक कार्यक्रम लागू किया। पहला, मिश्रित टीम प्रशिक्षण एक वास्तविक स्थिति का अनुकरण करने वाले युद्ध सिमुलेशन के रूप में आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण के परिणाम असाधारण थे। अर्जुन के नेतृत्व वाली मिश्रित टीम ने केवल पुरुष सैनिकों से बनी एक जिंगिंग टीम के खिलाफ शानदार जीत हासिल की। वे किसी भी अन्य टीम की तुलना में अधिक जैविक और कुशलता से चले, जिसमें शक्ति और तकनीक, गति और रणनीति का एक आदर्श मिश्रण था। विशेष रूप से एक संकरे गलियारे में करीबी लड़ाई की स्थिति में हवलदार सुनीता द्वारा दिखाई गई असाधारण फुर्ती और निशानेबाजी की सटीकता ने सभी पुरुष टीम के सदस्यों को अचंभित कर दिया। वह व्यक्ति नहीं थी जिसे संरक्षित करने की आवश्यकता थी, बल्कि सबसे भरोसेमंद साथी सैनिक थी जिस पर भरोसा किया जा सकता था। इस प्रशिक्षण के परिणाम ने पूरे पैरा एसएफ के लिए एक बड़ा आश्चर्य दिया। वह क्षण जब यह पुराना पूर्वाग्रह कि महिला सैनिक युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं है, आखिरकार टूट गया। अर्जुन का मिश्रित टीम मॉडल जल्द ही अन्य इकाइयों में फैल गया और पैरा एसएफ की सामरिक सिद्धांत में ही बदलाव का एक उत्प्रेरक बन गया। अपरा लक्ष्मी ने इस पूरी परिवर्तन प्रक्रिया को एक संतुष्ट मुस्कान के साथ देखा। एक दिन बिना किसी सूचना के उन्होंने शेर-ए-हिंद बटालियन के रात के प्रशिक्षण मैदान का दौरा किया। पसीने और धूल से सने, चेहरे पर छलावरण पेंट लगाए पुरुष और महिला सैनिकों को एक दूसरे को चिल्लाते और प्रोत्साहित करते हुए एक इकाई के रूप में चलते हुए देखकर उन्होंने एक गहरी भावना महसूस की। यही वह सेना का रूप था जिसका उन्होंने सपना देखा था। प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद उन्होंने चुपचाप कैप्टन अर्जुन वर्मा और हवलदार सुनीता को बुलाया। तुम दोनों ने वास्तव में बहुत मेहनत की है, तुम हमारी सेना का भविष्य हो। उन्होंने सुनीता के कंधे पर थपथपाया और कहा, हवलदार सुनीता, तुम्हारे जैसी महान सैनिक को एनएसईओ स्तर पर रखना सेना के लिए एक बड़ा नुकसान है। मैं आधिकारिक तौर पर सेना मुख्यालय से तुम्हें एक अधिकारी के रूप में नियुक्त करने के लिए एक विशेष मार्ग बनाने की सिफारिश करूंगी। तुम पैरा एसएफ से सैनिक से अधिकारी बनने वाली पहली महिला अधिकारी बनने के लिए पर्याप्त रूप से योग्य हो। सुनीता को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने क्या सुना है। उसके लिए, जिसने अपना पूरा जीवन एक एनसीओ के रूप में बिताने के बारे में सोचा था, अब एक अधिकारी बनने का रास्ता खुल गया था। उसकी आंखों में गर्म आंसू भर आए। यह खुशी और उम्मीद के आंसू थे। कमांडर, क्या मेरे जैसा व्यक्ति एक अधिकारी बन सकता है? बेशक, एक अधिकारी लिंग के कारण नहीं, बल्कि क्षमता और नेतृत्व के कारण बनता है, और तुम्हारे पास वह सब कुछ है। अपरा लक्ष्मी के शब्द केवल प्रोत्साहन नहीं थे, यह सेना के भविष्य के लिए उनका दृढ़ दृष्टिकोण था। वह दूसरी और तीसरी सुनीता को तैयार करने का इरादा रखती थीं, और उन्हें सेना में प्रमुख भूमिकाओं में रखकर वह एक मजबूत सुधार की धारा बनाना चाहती थीं जिसे कोई भी उलट नहीं सकता। पुरानी दीवार ढह गई थी और उसके मलबे पर नई उम्मीदों के बीज अंकुरित होने लगे थे। हवलदार सुनीता के लिए विशेष अधिकारी नियुक्ति मार्ग के प्रस्ताव की खबर ने न केवल शेर-ए-हिंद बटालियन को, बल्कि पूरे पैरा एसएफ को एक ताजा आश्चर्य दिया। यह केवल एक व्यक्ति के दर्जे में वृद्धि नहीं थी, बल्कि इस बात का एक ठोस सबूत था कि कोई भी लिंग और पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सेना का नेता बन सकता है, बशर्ते उसके पास क्षमता और उपलब्धि हो। विशेष रूप से महिला सैनिकों के लिए इस खबर ने एक ठोस उम्मीद और लक्ष्य पैदा किया कि वे भी भविष्य में कमांडर बन सकती हैं। इकाई के भीतर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और सीखने का माहौल बना और महिला सैनिकों ने प्रशिक्षण और आत्मविकास में और अधिक सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया। लेकिन इस असाधारण कदम ने एक नए संघर्ष की आग भी भड़का दी।
कुछ पुरुष अधिकारी और एनएसईओ जो मौजूदा पदोन्नति प्रणाली से सहज थे ने जोरदार विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने दावा किया कि सुनीता का विशेष मार्ग एक विशेष व्यवहार था जो निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के सिद्धांत को नुकसान पहुंचाता था और पुरुष सैनिकों के खिलाफ उल्टा भेदभाव था। क्या यह समझ में आता है कि एक एनएसईओ बिना परीक्षा के एक अधिकारी बन जाए? यह हमारी सेना की नींव को हिला देने वाली बात है जो दशकों से चल रही है। क्या कमांडर बहुत ज्यादा पक्षपाती हैं क्योंकि वह भी एक महिला हैं? एक अनुभवी हवलदार मेजर ने कैप्टन अर्जुन वर्मा के दफ्तर में आकर खुले तौर पर अपना असंतोष की व्यक्त किया। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो लंबे समय तक सेना में सेवा करने के बाद पदानुक्रम और कठोर आदतों का बहुत सम्मान करता था। अर्जुन ने शांति से उसकी बातें सुनी, फिर दृढ़ता से उत्तर दिया, हवलदार मेजर, हवलदार सुनीता ने पिछले युद्ध सिमुलेशन अभ्यास में किसी से भी बेहतर सामरिक निर्णय क्षमता और नेतृत्व का प्रदर्शन किया। संकट की स्थिति में दस्ते के सदस्यों का नेतृत्व करके मिशन को पूरा करने की उसकी क्षमता किसी भी अधिकारी से कम नहीं है। सेना का नेता मेज पर बैठकर और परीक्षा के अंकों से नहीं बनाया जाता, बल्कि वास्तविक युद्ध जैसे अभ्यास में साबित होता है। यह कोई विशेष व्यवहार नहीं है, बल्कि एक योग्य पुरस्कार है, लेकिन फिर भी एक प्रक्रिया होती है ना? अगर हम इस तरह के सिद्धांतों को नजरअंदाजा करते हैं तो कौन सेना की व्यवस्था का पालन करेगा? सिद्धांत? क्या जिस सिद्धांत की आप बात कर रहे हैं वह यह पुराना पूर्वाग्रह है कि महिलाएं कमांडर नहीं बन सकती? जमाना बदल गया है। हमारी सेना को भी जीवित रहने के लिए बदलना होगा। उनकी बातचीत अलग अलग रास्तों पर चल रही थी, लेकिन अर्जुन जरा भी पीछे नहीं हटा। वह जानता था कि परिवर्तन के साथ होने वाला प्रतिरोध और संघर्ष अपरिहार्य था। महत्वपूर्ण बात उस संघर्ष से बचना नहीं था, बल्कि सिद्धांत और विश्वास के साथ सीधे तौर पर उसका सामना करना था। यह आंतरिक संघर्ष बाहर से राजनीतिक हमलों के साथ मिलकर एक और अधिक जटिल स्थिति में विकसित हो गया। सेना के वरिष्ठ समूह और कुछ राजनेता जो अपरा लक्ष्मी के सुधारों का विरोध करते थे ने सुनीता की विशेष नियुक्ति के मुद्दे पर गहनता से हमला किया और उसे एक तानाशाह के रूप में चित्रित किया जो सेना का निजीकरण करने की कोशिश कर रही थी। संसद की रक्षा समिति में तो इस मुद्दे को आधिकारिक तौर पर एजेंडे के रूप में उठाने और सुनवाई आयोजित करने का भी प्रस्ताव आया। अपरा लक्ष्मी का सुधार जैसे फिर से एक बड़ी चट्टान से टकरा गया। संकट के चरम पर एक दिन एक अप्रत्याशित व्यक्ति अपरा लक्ष्मी से मिलने आया। वह पैरा एसएफ के सूबेदार मेजर थे। वह एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने दशकों तक पैरा एसएफ में सेवा की थी और सभी सैनिकों द्वारा उनका सम्मान किया जाता था। उन्हें एक रूढ़िवादी व्यक्ति के रूप में जाना जाता था जो परंपरा और सम्मान को बहुत महत्व देते थे। इसलिए सभी को लगा कि वह अपरा लक्ष्मी के सुधारों के आलोचक होंगे। कमांडर, मैं कुछ कहने आया हूं। सूबेदार मेजर ने विनम्रता से सलाम किया, फिर सावधानी से बोलना शुरू किया। हाल ही में हवलदार सुनीता के मामले के कारण इकाई के अंदर और बाहर का माहौल बहुत अशांत है। मैं खुद शुरू में चिंतित था कि कमांडर का फैसला बहुत जल्दबाजी में लिया गया था। अपरा लक्ष्मी ने चुपचाप उनके आगे के शब्दों का इंतजार किया, लेकिन कुछ दिन पहले रात के प्रशिक्षण मैदान में मैंने जो दृश्य देखा उसने मेरी सोच बदल दी। मैंने हवलदार सुनीता के नेतृत्व वाले दस्ते के सदस्यों को घने अंधेरे के बीच एक साथ चलते देखा, केवल एक दूसरे की आवाज और नजरों पर भरोसा करते हुए। उसमें पुरुष और महिला सैनिकों के बीच कोई अलगाव नहीं था। वहां केवल साथी सैनिक थे जो एक दूसरे पर पूरी तरह से भरोसा करते थे, और केंद्र में हवलदार सुनीता थी। वह बिना चिल्लाए अपने दस्ते के सदस्यों का नेतृत्व कर रही थी और हमेशा सबसे खतरनाक जगह पर सबसे पहले होती थी। उस दृश्य को देखकर मुझे एहसास हुआ कि यही हमारी पैरा एसएफ की सच्ची भावना है जिसे मैं हमेशा बनाए रखना चाहता था। सूबेदार मेजर एक पल के लिए रुके, फिर एक दृढ़ नजर से सीधे अपरा लक्ष्मी की आंखों में देखा। कमांडर, मैं कमांडर के फैसले का समर्थन करता हूं। नहीं, अब से मैं सबसे आगे कमांडर की ढाल बनूंगा। मैं और पूरा पैरा एसएफ एनएसईओ कोर हवलदार सुनीता को भारत की सर्वश्रेष्ठ कमांडर बनाने के लिए हर संभव समर्थन देने में संकोच नहीं करेंगे। मुझे विश्वास है कि यही हमारी पैरा एसएफ के सम्मान को बनाए रखने का तरीका है।
एक जीवित किंवदंती से समर्थन की घोषणा में किसी भी राजनीतिक बयानबाजी से कहीं ज्यादा ताकत थी। सूबेदार मेजर के खुले समर्थन के बयान ने एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक का काम किया, जिसने एक पल में डगमगाती इकाई की जनमत को एकजुट कर दिया। उनका अनुसरण करने वाले कई एनसीओ और अधिकारियों ने सुनीता की नियुक्ति के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया और उल्टे भेदभाव का दावा करने वाली विपक्षी आवाजें तेजी से अपनी ताकत खो बैठीं। जैसे ही सेना की आंतरिक राय एकजुट हुई, बाहर से राजनीतिक हमले भी अपनी वैधता खो बैठे और शांत हो गए। अंत में सेना मुख्यालय ने अपरा लक्ष्मी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और युद्ध में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले एनएससीओ के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्ति प्रणाली बनाने का फैसला किया और पहली प्राप्तकर्ता के रूप में सुनीता को सर्वसम्मति से चुना गया। उसकी नियुक्ति के दिन शेर-ए-हिंद बटालियन का परेड ग्राउंड उत्सव के माहौल से भर गया था। लेफ्टिनेंट जनरल अपरा लक्ष्मी, सूबेदार मेजर और कैप्टन अर्जुन वर्मा और सभी सैनिकों के सामने हवलदार सुनीता ने आखिरकार अपने कंधे पर चमकते हुए सेकंड लेफ्टिनेंट के पद को धारण किया। उसकी आंखों से गर्म आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ और आत्मविश्वासी थी। अपरा लक्ष्मी, जिन्होंने वह पद लगाया था, ने उसे गर्मजोशी से गले लगाया और फुसफुसाया, बधाई हो लेफ्टिनेंट सुनीता, यह तो बस असली शुरुआत है। यह मत भूलना कि तुम्हारे कंधों पर हमारी सेना का भविष्य है। जी कमांडर, जान की बाजी लगाकर मैं उस रास्ते पर शान से चलूंगी जो कमांडर ने खोला है। मंच के नीचे उस दृश्य को देख रहे कैप्टन अर्जुन वर्मा के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। उसने देखा कि जो बीज उसने बोया था वह आखिरकार एक सुंदर फूल के रूप में खिल गया था, लेकिन उसके दिल के एक कोने में एक और अधूरा काम था जो उसके दिमाग पर बोझ डाल रहा था। सेना के भीतर वह विशाल कार्टेल जो विक्रम के पीछे था उसे हेरफेर कर रहा था और अपरा लक्ष्मी को धमकी दे रहा था। विक्रम को हटा दिया गया था, लेकिन उसे बनाने वाला मुख्य शरीर अभी भी बरकरार था। उसने महसूस किया कि असली युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। सेकंड लेफ्टिनेंट सुनीता की नियुक्ति के साथ शेर-ए-हिंद बटालियन और पैरा एसएफ में सुधार सही रास्ते पर था। लेफ्टिनेंट जनरल अपरा लक्ष्मी ने सेना के आंतरिक और जनता के समर्थन से बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सुधार नीतियों को आगे बढ़ाया। सेना धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बदल रही थी, लेकिन सतह के नीचे अदृश्य युद्ध अभी भी जारी था। विक्रम के पीछे की ताकतें, यानी सेना के भीतर भ्रष्ट कार्टेल, जो दशकों से रक्षा उद्योग के साथ मिलकर खुद को समृद्ध कर रहा था, का जरा भी पीछे हटने का इरादा नहीं था। वे अपरा लक्ष्मी को हटाने और अपने विशेषाधिकारों को फिर से हासिल करने का मौका तलाश रहे थे। वह मौका एक अप्रत्याशित जगह से आया। पड़ोसी देश के साथ स्थानीय संघर्ष की संभावना बढ़ गई, जिससे पूरे देश में सैन्य सतर्कता की स्थिति लागू कर दी गई। सैन्य तनाव बढ़ने के साथ सेना की सर्वोच्च प्राथमिकता स्वाभाविक रूप से सुरक्षा और तैयारी पर केंद्रित हो गई। अपरा लक्ष्मी द्वारा आगे बढ़ाए गए सुधार एजेंडे जैसे मानवाधिकार, कल्याण और संगठनात्मक संस्कृति में सुधार को युद्ध की तैयारी में बाधा डालने वाले द्वितीयक मुद्दे के रूप में देखा जाने लगा। सेना मुख्यालय के एक वरिष्ठ जनरल, जो भ्रष्ट कार्टेल का एक प्रमुख व्यक्ति था, ने इस अवसर को नहीं गंवाया। उसने राष्ट्रपति को एक झूठी रिपोर्ट सौंपी जिसमें कहा गया था कि लेफ्टिनेंट जनरल अपरा लक्ष्मी की सुधार नीतियों ने सैन्य अनुशासन को कमजोर कर दिया है, जिससे वे वर्तमान सुरक्षा संकट की स्थिति का ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उसने तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए डेटा को सबूत के रूप में पेश किया, जिसमें दावा किया गया था कि अपरा लक्ष्मी द्वारा शुरू की गई रेड टीम प्रणाली ने कमांड की श्रृंखला को पंगु बना दिया है और मिश्रित इकाइयों के गठन ने लड़ाकू ताकत को कमजोर कर दिया है। महामहिम राष्ट्रपति, इस समय एक केंद्रीकृत और एक समान सैन्य कमांड प्रणाली अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन जनरल अपरा लक्ष्मी ने सेना को लोकतंत्र के प्रयोग का क्षेत्र बना दिया है। पैरा एसएफ की लड़ाकू ताकत सबसे खराब स्तर पर आ गई है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो वास्तविक स्थिति उत्पन्न होने पर भयानक परिणाम होंगे। राष्ट्रपति, जो स्वाभाविक रूप से सुरक्षा मुद्दों के प्रति संवेदनशील थे, उसकी रिपोर्ट से बहुत प्रभावित होने लगे। मीडिया में सुरक्षा संकट के बीच सैन्य सुधार की गति को समायोजित करने की आवश्यकता पर बहस शुरू हो गई। अपरा लक्ष्मी की स्थिति और भी संकीर्ण हो गई।
वह जीवन मृत्यु के संकट में फंस गई थी, जहां उसे यह साबित करना था कि उसके सुधारों ने सेना की लड़ाकू ताकत को बिल्कुल भी कमजोर नहीं किया है। ठीक उसी समय उसके दुश्मनों द्वारा खोदा गया जाल आखिरकार अपना रूप दिखाने लगा। एक घटना हुई जिसमें अज्ञात सशस्त्र समूह ने अंडमान सागर के एक सुदूर द्वीप में घुसपैठ की। वहां तैनात नौसैनिकों की छोटी इकाई को अपने वश में कर लिया और द्वीप पर कब्जा कर लिया। उन्होंने खुद को एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन होने का दावा किया और भारत सरकार से बड़ी फिरौती और राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग की। स्थिति बहुत तेजी से और तनावपूर्ण रूप से विकसित हुई। सरकार ने तुरंत राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई और सेना ने द्वीप को फिर से हासिल करने के लिए एक अभियान की तैयारी शुरू कर दी। इसी समय सेना मुख्यालय के वरिष्ठ जनरल ने अपना अंतिम हमला किया। महामहिम राष्ट्रपति, इस ऑपरेशन को भारत की जिंगयिंग बल पैरा एसएफ द्वारा संभाला जाना चाहिए, लेकिन मैं इस समय पैरा एसएफ पर भरोसा नहीं कर सकता। इसीलिए मैं अनुरोध करता हूं कि इस ऑपरेशन की कमान पैरा एसएफ की जनरल लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मी को न सौंपकर सीधे मेरे नियंत्रण वाले संयुक्त अभियान कमान मुख्यालय को सौंपी जाए। यह स्पष्ट रूप से अपरा लक्ष्मी को हटाने और ऑपरेशन विफल होने पर सारी जिम्मेदारी उस पर डालने की एक चालाक चाल थी। यदि ऑपरेशन विफल हो जाता तो वह निश्चित रूप से दावा करता कि विफलता अपरा लक्ष्मी के गलत सुधारों के कारण, सेना के कमजोर होने के कारण हुई थी। राष्ट्रपति ने लंबी सोच विचार के बाद उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अपरा लक्ष्मी को एक सैनिक के रूप में सबसे बुरे खरे, लेकिन अपरा लक्ष्मी को एक सैनिक के रूप में अपमान का सामना करना पड़ा, यानी उस बल पर कमांड का अधिकार छीन लिया गया जिसे उसने जीवन भर बनाया था। ऑपरेशन के दिन पैरा एसएफ के सैनिक, जिसमें शेर-ए-हिंद बटालियन भी शामिल थी, संयुक्त अभियान कमान मुख्यालय के कमांड के तहत द्वीप में घुसपैठ कर गए। लेकिन ऑपरेशन शुरू से ही समस्याग्रस्त था। सेना मुख्यालय से आई ऑपरेशन योजना केवल कागज पर एक सिद्धांत थी जो हकीकत से कोसों दूर थी। अतार्किक और जमीनी स्थिति पर विचार न करने वाले आदेश लगातार दिए जा रहे थे और इकाइयों के बीच समन्वय बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। यह बेतुका है। दुश्मन की मारक क्षमता अनुमान से कहीं ज्यादा मजबूत है। अगर हम आगे बढ़ते रहे तो हम केवल अपने सैनिकों का बलिदान करेंगे। ऑपरेशन की योजना बदलनी होगी, शेर-ए-हिंद बटालियन के कमांडर ने मैदान में घबराहट में चिल्लाया। लेकिन संयुक्त अभियान कमान मुख्यालय से जवाब ठंडा था, चुप रहो और आदेश का पालन करो। तुम्हें केवल आदेश के अनुसार हमला करना है। ठीक उसी समय कैप्टन अर्जुन वर्मा ने दुश्मन की हरकतों में एक अजीब बात पाई। उनकी रणनीति और हथियार इस्तेमाल करने का तरीका सामान्य आतंकवादियों के स्तर से कहीं ज्यादा था। वे अच्छी तरह से प्रशिक्षित नियमित सेना की तरह थे और जब उसने उनके संचार से सुनाई दी एक अस्पष्ट शब्द पकड़ा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह एक बहुत पुराने तरीके का कोड था जो केवल भारतीय सेना के भीतर ही इस्तेमाल होता था। यह एक जाल है। अर्जुन को तुरंत एहसास हो गया। यह सशस्त्र समूह आतंकवादी नहीं था। वे सेना के भीतर भ्रष्ट गुट के साथ मिले हुए अन्य सैनिक थे। उन्होंने जानबूझकर सुरक्षा संकट पैदा करने के लिए यह घटना बनाई थी और अपरा लक्ष्मी को गिराने के लिए एक बड़ी नौटंकी रची थी। और उस नौटंकी का अंतिम अंक पैरा एसएफ के सैनिकों का बलिदान करके ऑपरेशन को विफलता के साथ समाप्त करना था। सब पीछे हटो, यह एक जाल है। ऑपरेशन को तुरंत रोकना होगा। अर्जुन ने संचार उपकरण के माध्यम से चिल्लाया, लेकिन उसकी चीख को नजरअंदाज कर दिया गया। संयुक्त अभियान कमान मुख्यालय ने तो उसे अवज्ञा के लिए सैन्य अदालत में ले जाने की धमकी भी दी। उस समय दुश्मन के घात लगाए स्थान से आग बरसने लगी। पैरा एसएफ के सैनिक एक जाल में फंसे चूहों की तरह अंधाधुंध हमले के संपर्क में आ गए और कुछ भी नहीं कर पाने की स्थिति में गिरने लगे। ठीक उस निराशा के क्षण में एक बुलंद आवाज ने पूरे संचार नेटवर्क को हिलाकर रख दिया। यह कमांडिंग जनरल पैरा एसएफ संयुक्त अभियान कमान मुख्यालय के सभी कमांडर तुरंत ऑपरेशन की कमान मुझे सौंप दें। यह एक आदेश है। मैं दोहराती हूं, अब से अंडमान द्वीप को फिर से हासिल करने के पूरे ऑपरेशन की कमान मैं अपने हाथ में लेती हूं। वह अपरा लक्ष्मी थी। भले ही उसका कमांड का अधिकार छीन लिया गया था, वह अपने विशेष बलों के साथ हेलीकॉप्टर में गुप्त रूप से ऑपरेशन क्षेत्र के ऊपर दिखाई दी थी।
वह अब वरिष्ठों के आदेश का इंतजार नहीं कर रही थी। वह अपने जवानों को मरते हुए चुपचाप नहीं देख सकती थी। उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और सीधे सैन्य कमांड की श्रृंखला का विरोध करके अवज्ञा करने का विकल्प चुना। एक बार फिर भारत पर तूफान आ गया। लेफ्टिनेंट जनरल अपरा लक्ष्मी के आगमन ने युद्ध के मैदान में सब कुछ बदल दिया। उनकी आवाज में एक अकाट्य अधिकार और विश्वास था, और भ्रम में पड़े पैरा एसएफ के सैनिकों ने एक ऐसा कंपन महसूस किया जैसे वे किसी उद्धारकर्ता से मिले हों। उनकी आवाज सुनते ही जो कमांड की श्रृंखला पहले से ही अस्त व्यस्त थी, तुरंत उनके नेतृत्व में फिर से व्यवस्थित हो गई। मुख्यालय, तुम लोग क्या कर रहे हो? उस हेलीकॉप्टर को मार गिराओ। यह स्पष्ट रूप से अवज्ञा है। संयुक्त अभियान कमान मुख्यालय के नियंत्रण कक्ष में वह वरिष्ठ जनरल हिस्टीरिक रूप से चिल्ला रहा था, लेकिन किसी ने भी उसके आदेश का पालन नहीं किया। मैदान में मौजूद सैनिकों ने सहज रूप से महसूस किया कि जिस कमांडर पर उन्हें इस समय भरोसा करना चाहिए और जिसका अनुसरण करना चाहिए, वह व्यक्ति नहीं था जो एक मॉनिटर के पीछे छिपा हो और हकीकत से दूर आदेश दे रहा हो, बल्कि अपरा लक्ष्मी थी जो सीधे गोलियों की बौछार वाले युद्ध के मैदान के ऊपर अपने अधीनस्थों के साथ जीवन और मृत्यु साझा करने के लिए प्रकट हुई थी। कैप्टन अर्जुन वर्मा, मैदान की स्थिति रिपोर्ट करो। अपरा लक्ष्मी की आवाज अर्जुन के संचार उपकरण में घुस गई। रिपोर्ट: दुश्मन आतंकवादी नहीं बल्कि एक अज्ञात सैन्य समूह है जो हमारी सेना के पुराने कोड का उपयोग कर रहा है। उन्होंने जानबूझकर हमारी टुकड़ियों को एक जाल में फंसाया है, जैसा मैंने सोचा था। समझ गई? अब से मेरे निर्देशों का पालन करो। सभी टुकड़ियां वर्तमान स्थिति पर लड़ाई रोकें और तुरंत मेरे द्वारा निर्धारित निर्देशांक पर पीछे हटकर रक्षा पंक्ति का पुनर्निर्माण करें। यह एक हमलावर ऑपरेशन नहीं है, बल्कि जीवित रहने का एक ऑपरेशन है। उनके आदेश त्वरित और सटीक थे। उन्होंने व्यर्थ के बलिदान को मजबूर करने के बजाय सैनिकों को एक सुरक्षित स्थान पर पीछे खींचने और पंक्तियों को फिर से व्यवस्थित करने का विकल्प चुना। उनके कमांड के तहत पैरा एसएफ के सैनिक एक जीवित प्राणी की तरह जैविक रूप से चले, दुश्मन के घेरे को तोड़कर पीछे हटने लगे। उसी समय अपरा लक्ष्मी के हेलीकॉप्टर के अंदर एक और युद्ध चल रहा था। वह अपने साथ सबसे भरोसेमंद खुफिया कर्मचारियों को लाई थी। उन्होंने यह पता लगाने के लिए कि इसके पीछे कौन है, अर्जुन द्वारा पकड़े गए दुश्मन के कोड संचार को वापस ट्रैक करना शुरू कर दिया। मिल गया कमांडर। यह संचार उस कोड प्रणाली से मेल खाता है जिसका उपयोग अतीत में हॉन्ट कोड नाम से भंग की गई एक गैर नियमित खुफिया इकाई द्वारा किया जाता था। हॉन्ट यूनिट यह एक गुप्त इकाई का नाम था जिसने अतीत में एक सत्तावादी शासन की छत्र छाया में विभिन्न अवैध ऑपरेशन किए थे। आधिकारिक तौर पर इसे भंग कर दिया गया था, लेकिन इसका अस्तित्व केवल एक अफवाह के रूप में था कि इसके अवशेष सदस्य अभी भी सेना के भीतर भ्रष्ट गुट के साथ मिले हुए थे और गुप्त रूप से काम कर रहे थे। तो वे इसके पीछे हैं। विक्रम की रक्षा करने वाली ताकत वे ही थे। अपरा लक्ष्मी को लगा जैसे पहेली के सभी टुकड़े एक साथ जुड़ने लगे हैं। यह घटना हॉन्ट के अवशेषों द्वारा रची गई एक बड़ी नौटंकी थी जो सेना मुख्यालय में भ्रष्ट गुट के साथ मिलकर उसे हटाने और एक साथ तक रहे सेना पर कब्जा करने के लिए, सुरक्षा संकट में हेरफेर करने के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने तुरंत सीधे राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ से संपर्क किया। उन्होंने युद्ध के मैदान में हो रही सभी स्थितियों और इस चौंकाने वाले तथ्य की रिपोर्ट की कि यह घटना संभवतः सेना के भीतर एक विद्रोही गुट द्वारा किया गया एक तख्ता पलट का प्रयास था। चीफ ऑफ स्टाफ महोदय, यह बाहरी दुश्मन के खिलाफ लड़ाई नहीं है। यह हमारी सेना के भीतर उगे कैंसर के ट्यूमर को हटाने का एक ऑपरेशन है। कृपया महामहिम राष्ट्रपति को बताएं कि मैं अपरा लक्ष्मी अपने सैनिक के सम्मान को दांव पर लगाकर इस विद्रोह को कुचल दूंगी और अपने जवानों को एक भी नुकसान के बिना जीवित वापस लाऊंगी। कृपया मुझे पूरा अधिकार दें। उनकी रिपोर्ट ने राष्ट्रपति भवन में हंगामा मचा दिया। राष्ट्रपति, जो शुरू में हिचकिचा रहे थे, अपरा लक्ष्मी द्वारा प्रस्तुत ठोस सबूतों और उनकी आवाज में विश्वास से प्रभावित होने लगे। अंत में राष्ट्रपति ने एक फैसला किया। संयुक्त अभियान कमान मुख्यालय के सभी कमांडरों, जिसमें सेना मुख्यालय के वरिष्ठ जनरल भी शामिल हैं, को इस समय से उनके पदों से हटा दिया जाता है
और अंडमान द्वीप की घटना से संबंधित सभी कमांड पैरा एसएफ की कमांडिंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अपरा लक्ष्मी को सौंप दिए जाते हैं। जैसे ही राष्ट्रपति का आदेश आया, स्थिति पूरी तरह से पलट गई। अब अपरा लक्ष्मी अवज्ञा करने वाली एक अपराधी नहीं थी, बल्कि राज्य के प्रमुख के पूर्ण विश्वास के तहत विद्रोही गुट को कुचलने वाली एकमात्र कमांडर थी। अपरा लक्ष्मी का पलटवार, जिसने पूरी तरह से कमांड पर कब्जा कर लिया था, तेज और सटीक था। उन्होंने पीछे हटी हुई शेर ए हिंद बटालियन को एक नया ऑपरेशन आदेश दिया। लेफ्टिनेंट सुनीता, तुम सुन रही हो? जी कमांडर। सेकंड लेफ्टिनेंट सुनीता देवी आदेश की प्रतीक्षा में हाल ही में सेकंड लेफ्टिनेंट का पद संभालने वाली सुनीता ने एक दृढ़ आवाज में जवाब दिया, मैं तुम्हारी टीम को एक विशेष कार्य देती हूं। दुश्मन की रेखाओं के पीछे चुपके से घुसपैठ करो और उनके कमांड संचार सुविधाओं को नष्ट कर दो। हमें उन्हें अंधा और बहरा बनाना होगा। कर सकती हो? जी समझ गई, मिशन को पूरा करूंगी। लेफ्टिनेंट सुनीता ने अपनी टीम के सदस्यों का नेतृत्व किया और घने अंधेरे में गायब हो गईं। वह और उसकी टीम पैरा एसएफ में सर्वश्रेष्ठ घुसपैठ क्षमता वाली टीम थी, जिसमें पुरुष और महिला सैनिक पूरी WT है तरह से एकीकृत थे। वे अपरा लक्ष्मी के सुधारों का सबसे अच्छा परिणाम थे। उसी समय मेजर अर्जुन वर्मा, जिन्हें मैदान में पदोन्नत किया गया था, के नेतृत्व में मुख्य बल ने सामने से दुश्मन को परेशान करना और दबाना शुरू कर दिया। ऑपरेशन की दिशा पूरी तरह से बदल गई। अब अंधाधुंध हमला करने के बजाय सावधानी पूर्वक गणना की गई। चालों के साथ दुश्मन के कमजोर बिंदुओं को भेदना था। कुछ क्षणों बाद द्वीप की सबसे ऊंची चोटी से एक बड़े विस्फोट की आवाज के साथ प्रकाश की एक चमक हुई। लेफ्टिनेंट सुनीता की टीम ने आखिरकार दुश्मन की संचार सुविधाओं को नष्ट करने में सफलता प्राप्त की थी। पंगु कमांड श्रृंखला ने दुश्मन को अत्यधिक भ्रम में डाल दिया और उस खाई को बिना चूके अर्जुन के सैनिकों ने उन पर भयंकरता से हमला कर दिया। लड़ाई बहुत तेजी से समाप्त हो गई। हॉन्ट के अवशेष कोई महत्वपूर्ण प्रतिरोध नहीं कर सके और ज्यादातर जीवित पकड़े गए या मारे गए। अपरा लक्ष्मी ने विद्रोही गुट को कुचलने और अपनी 7 अर्जाप रो की जा तरफर एक भी हताहत के बिना द्वीप को पूरी तरह से फिर से हासिल करने में सफलता प्राप्त की। उसने सबसे नाटकीय तरीके से यह साबित कर दिया कि उसके सुधारों ने सेना की लड़ाकू ताकत को बिल्कुल भी कमजोर नहीं किया था, बल्कि किसी भी अन्य इकाई की तुलना में एक मजबूत और अधिक कुशल बल बनाया था। द्वीप पर उगते हुए भोर के बीच उसने महसूस किया कि एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी। अंडमान सागर में मिली शानदार जीत ने लेफ्टिनेंट जनरल अपरा लक्ष्मी को भारतीय सेना का नया नायक बना दिया। उनकी अवज्ञा की कार्रवाई को देश को संकट से बचाने वाले एक दृढ़ निर्णय के रूप में फिर से मूल्यांकित किया गया और उनके नेतृत्व और सुधारों की वैधता को कोई भी नकार नहीं सकता था। राष्ट्रपति ने उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया और इस घटना की सच्चाई की जांच और सैन्य सुधार के लिए उन्हें पूरा अधिकार दिया। सेना मुख्यालय के वरिष्ठ जनरल, जो इस घटना के मास्टरमाइंड थे, और हॉन्ट के अवशेष सभी को गिरफ्तार कर लिया गया और सुप्रीम मिलिट्री कोर्ट में पेश किया गया। उनकी सुनवाई की प्रक्रिया में सेना के भीतर दशकों से चले आ रहे घिनौने भ्रष्टाचार और राजनीतिक सांठगांठ का पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया। उन्होंने सिर्फ अपने हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला था और कई सैनिकों की जान को दांव पर लगाकर एक भयानक साजिश रची थी। जनता हैरान थी और सेना के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन की मांग करने वाली आवाजें आसमान छूने लगीं। अंत में वरिष्ठ जनरल और अन्य मुख्य अपराधियों को राजद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई। यह वह क्षण था जब भारतीय सेना का सबसे काला फोड़ा आखिरकार फूट गया। सभी तूफान थम जाने के बाद अपरा लक्ष्मी ने अपने वादे के अनुसार सैन्य सुधार प्रक्रिया को तेज कर दिया। इस घटना के बाद रूढ़िवादी गुट की ताकत पूरी तरह से खत्म हो जाने के बाद वह बिना किसी प्रतिरोध के अपनी सभी सुधार योजनाओं को साकार कर सकी। सेना में अब एक पारदर्शी और निष्पक्ष कार्मिक प्रणाली थी और यह एक उन्नत संस्था में बदल गई, जहां यथार्थवादी लड़ाकू क्षमता और सैनिकों के मानवाधिकारों का सम्मान रूप से सम्मान किया जाता था। जो बीज उन्होंने बोया था वह आखिरकार भारतीय सेना नामक विशाल खेत में भरपूर फल देने लगा था। इन सभी परिवर्तनों के केंद्र में शेर ए हिंद बटालियन थी। शेर ए हिंद
बटालियन अपरा लक्ष्मी के सुधारों का प्रतीक एक मॉडल इकाई बन गई और पूरी सेना की सुर्खियों में आ गई। विशेष रूप से इस ऑपरेशन में महान योगदान देने वाले मेजर अर्जुन वर्मा और फर्स्ट लेफ्टिनेंट सुनीता देवी तुरंत स्टार बन गए। मेजर अर्जुन वर्मा को उनकी सेवाओं के लिए विशेष रूप से लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पदोन्नत किया गया और शिक्षा और प्रशिक्षण के प्रमुख के रूप में पैरा एसएफ मुख्यालय में एक प्रमुख पद पर स्थानांतरित कर दिया गया। अब उन्होंने न केवल शेर ए हिंद बटालियन में बल्कि पूरे पैरा एसएफ में प्रशिक्षण प्रणाली की जिम्मेदारी का महत्वपूर्ण कार्य संभाला। अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने नवीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें सभी पैरा एसएफ सैनिक लिंग और पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना अपनी अधिकतम क्षमता का प्रदर्शन कर सकें। सेकंड लेफ्टिनेंट सुनीता देवी को भी विशेष रूप से फर्स्ट लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नत किया गया। वह पैरा एसएफ के इतिहास में पहली महिला कंपनी कमांडर बनी। उनके नेतृत्व वाली कंपनी, हालांकि पुरुष और महिला सैनिकों के मिश्रण से बनी थी, ने किसी भी अन्य कंपनी के बीच सबसे मजबूत एकता और लड़ाकू ताकत का दावा किया। वह अपनी कंपनी के सदस्यों का नेतृत्व कभी एक सख्त कमांडर के रूप में तो कभी एक गर्मजोशी वाली बड़ी बहन के रूप में करती थीं और अपने सभी अधीनस्थों से पूर्ण विश्वास और सम्मान प्राप्त करती थीं। उनका अस्तित्व ही सेना में कई महिला सैनिकों के लिए एक जीवित आशा का प्रमाण बन गया। कुछ साल बीत गए, भारतीय सेना पूरी तरह से बदल चुकी थी। अपरा लक्ष्मी को जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया और वह थल सेनाध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बनी। सर्वोच्च कमांडर के रूप में उन्होंने एक मजबूत सेना बनाने में सफलता प्राप्त की, जिसने एक साथ मजबूत सुरक्षा और जनता का विश्वास हासिल किया। एक दिन एक उज्ज्वल वसंत में थल सेनाध्यक्ष जनरल अपरा लक्ष्मी ने बिना किसी सूचना के शेर ए हिंद बटालियन का दौरा किया। उन्हें अब अपनी पहचान छिपाने की जरूरत नहीं थी। इकाई के मुख्य द्वार पर उनका स्वागत बटालियन कमांडर साहसी लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन वर्मा और उनके बगल में ऑप्स ऑफिसर कैप्टन सुनीता देवी ने किया, जिन्होंने आत्मविश्वास से सलाम किया। समय के साथ वे अच्छी तरह से विकसित हो गए थे और इकाई में मुख्य कमांडर बन गए थे। अपरा लक्ष्मी को उनके द्वारा इकाई के मेस हॉल की ओर ले जाया गया। मेस हॉल के अंदर पुरुष और महिला सैनिक बिना किसी अजीबोगरीब के एक साथ बैठे थे, हंस रहे थे और मजाक कर रहे थे। उनकी खाने की थालियों में बिना किसी भेदभाव के समान रूप से भरपूर और स्वादिष्ट भोजन परोसा गया था। अब कोई भी किसी का बचा हुआ खाना नहीं खाता था और कोई भी कमजोर सैनिक का अपमान नहीं सुनता था। वह खिड़की के पास बैठकर संतुष्टि के साथ उस दृश्य को देख रही थीं। अपरा लक्ष्मी की यादें अचानक उस पहले दिन पर चली गईं जब उन्होंने इस जगह का दौरा किया था। जो कमरा कभी अपमान, हिंसा और निराशा से भरा था, वह अब सम्मान, विश्वास और आशा से भरे एक गर्मजोशी वाले स्थान में बदल गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन उनके पास आए और एक कप कॉफी पेश की। जनरल, लगता है आप पुरानी यादों में खोई हुई हैं। अपरा लक्ष्मी ने कॉफी लेते हुए मुस्कुराया। सही कहा लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन, ऐसा लगता है जैसे एक बहुत लंबा सफर तय किया है, लेकिन आज इस जगह पर मैंने एक बार फिर से पुष्टि की है कि वह सारी पीड़ा और संघर्ष व्यर्थ नहीं था। उस समय कैप्टन सुनीता देवी कुछ युवा नए सेकंड लेफ्टिनेंटों के एक समूह को उनके सामने लाईं। उनमें से आधी महिलाएं थीं। वे अपरा लक्ष्मी को सम्मान और प्रशंसा से भरी आंखों से देख रही थीं। सावधान, एक बुलंद आदेश के साथ उन्होंने एक दृढ़ आंदोलन के साथ सलाम किया। उनकी अभी भी कच्ची लेकिन साहसी उपस्थिति में अपरा लक्ष्मी ने भारतीय सेना का उज्जवल भविष्य देखा। उन्होंने एक गर्मजोशी और समझदार मुस्कान के साथ उनके सलाम का जवाब दिया। जिस खाने की थाली को कभी रौंदा गया था, उस पर अब एक नए युग की आशाएं फल फूल रही थीं। अंधेरे का लंबा युग वास्तव में समाप्त हो गया था और आखिरकार वास्तविक गौरव का युग शुरू हो गया था। समय बीतता गया और थल सेनाध्यक्ष जनरल अपरा लक्ष्मी द्वारा निर्मित सुधारों की नींव पर भारतीय सेना मजबूती से विकसित हुई। उन्होंने सफलतापूर्वक अपना कार्यकाल पूरा किया और सम्मान के साथ सेवानिवृत्त हुई। लेकिन उनके द्वारा छोड़ा गया आपसी सम्मान का नेतृत्व सेना में एक नई परंपरा के रूप में गहराई से निहित हो गया था। सेना अब एक बंद और सत्तावादी संगठन नहीं रही, यह एक स्वस्थ संगठन में बदल गई थी।
जो जनता के साथ संवाद करती थी और सक्रिय रूप से समय के बदलावों को स्वीकार करती थी। अर्जुन वर्मा कर्नल के पद तक पहुंचे और सेना मुख्यालय में नीति निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शेर ए हिंद बटालियन के अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने पूरी सेना में संगठनात्मक संस्कृति और शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली के नवाचार में एक बड़ा योगदान दिया। वह अक्सर फील्ड इकाइयों का दौरा करते थे और युवा अधिकारियों और एनएसईओ को अपने अनुभव सुनाते थे। सच्ची ताकत दूसरों को दबाने और नियंत्रित करने से नहीं आती है। जब हम एक दूसरे के मतभेदों को स्वीकार करते हैं, प्रत्येक की क्षमता को अधिकतम रूप से बाहर लाते हैं और एक साथ एक साझा लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो हम सबसे मजबूत टीम बन जाते हैं जिसे कोई भी हरा नहीं सकता। उनके व्याख्यान को हमेशा जोरदार तालियां मिलती थीं। आज की तरह से वह कई कनिष्ठ सैनिकों के लिए एक जीवित आदर्श बन गए। सुनीता देवी ने सभी की उम्मीदों से बढ़कर शानदार विकास दिखाया। वह मेजर के पद तक पहुंची और पैरा एसएएफ में पहली महिला बटालियन कमांडर के रूप में इतिहास रचा। उनके नेतृत्व वाली बटालियन को पैरा एसएएफ की सबसे मजबूत इकाई के रूप में जाना जाता था, जो हमेशा सबसे कठिन मिशनों को लेती थी और उन्हें पूरी तरह से पूरा करती थी। वह अतीत में विक्रम की तरह अपने सैनिकों पर शासन करने वाली कमांडर नहीं थीं। वह हमेशा प्रशिक्षण मैदान में सबसे पहले पहुंचती थीं और अपने अधीनस्थों के कल्याण को सुनिश्चित करने वाली आखिरी व्यक्ति होती थीं। उनके नेतृत्व में एक स्पीटर एक पाथी अपने सैनिकों के पाथ सैनिक लिंग की परवाह किए बिना सच्चे साथी सैनिक बन गए, जो एक दूसरे की जान की रक्षा करते थे। एक दिन कर्नल अर्जुन वर्मा एक रक्षा नीति संगोष्ठी में भाग लेते समय संयोग से अपरा लक्ष्मी से मिले, जो सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रीय रक्षा संस्थान में एक वरिष्ठ शोधकर्ता के रूप में सक्रिय थीं। अपनी सैन्य वर्दी के बिना वह एक साधारण अधेड़ उम्र की महिला की तरह लग रही थीं, लेकिन उनकी आंखों की चमक अभी भी तीखी अंतर्दृष्टि और गर्मजोशी भरे करिश्मे को दर्शाती थी। बहुत समय बाद मिले। जनरल, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगी। कर्नल अर्जुन, लगता है अब तुम मुझसे भी ऊंचे हो गए हो। तुमने सेना का बहुत अच्छी तरह से नेतृत्व किया है। बाहर से यह देखकर मेरा दिल शांत महसूस करता है। दोनों पास के एक कैफे में बैठे और देर तक बातें की। उन्होंने शेर ए हिंद बटालियन में शुरू हुए कठिन संघर्ष के दिनों को याद किया। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर उस समय आप उस मेस हॉल में नहीं आती तो हम और हमारी सेना अब कैसी होती। अर्जुन ने कहा। अपरा लक्ष्मी अर्जुन के शब्दों को सुनकर धीरे से मुस्कुराई। अगर मैं नहीं होती तो कोई और जरूर होता जो ऐसा करता, तुम्हारे जैसा कोई। उदाहरण के लिए, समय का प्रवाह बड़ा अन्याय अंततः ढह ही जाता है। तुम्हारे कोई तरह एक कतनाता है। हमने बस उस समय को थोड़ा तेज कर दिया। उन्होंने खिड़की के बाहर के दृश्य को देखा और आगे कहा, महत्वपूर्ण बात ढहाने के बाद रुकना नहीं है, बल्कि उस मलबे पर क्या बनाया जाता है। इस मायने में यह कापी बताती है कि अंदर कोड्स को दिखा दे। इतिहास को वास्तव में बनाने वाले तुम्हारे और मेजर सुनीता जैसे युवा नेता हैं। कृपया अपनी इस भावना को कभी मत खोना और एक बेहतर सेना का निर्माण करना। उनकी मुलाकात के कुछ दिनों बाद शेर ए हिंद बटालियन में एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। एक पुनर्मिलन कार्यक्रम जिसमें उन महिला सैनिकों को आमंत्रित किया गया था जिन्हें विक्रम के शासन में पीड़ा के कारण सेना छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। यह कार्यक्रम बटालियन कमांडर मेजर सुनीता देवी द्वारा आयोजित किया गया था। वह अपने पुराने साथियों के घावों को शांत करना चाहती थीं। यह दिखाना चाहती थीं कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया था और सेना कितनी गर्व से बदल गई थी। जो लोग शुरू में आने में हिचकिचा रहे थे, उन्होंने अंततः सुनीता का सच्चा पत्र प्राप्त करने के बाद अपना दिल खोला और एक एक करके इकाई का दौरा किया। वे इकाई के बिल्कुल अलग रूप को देखकर अपनी हैरानी नहीं छिपा सके। जिस परेड ग्राउंड को उन्हें कभी अपमान और ताने के बीच साफ करना पड़ता था, उस पर पुरुष और महिला कनिष्ठों को एक साथ बिना किसी बाधा के फुटबॉल खेलते देखकर उनकी आंखें नम हो गईं। कार्यक्रम के अंत में सुनीता देवी अतीत में अपने साथी सैनिकों के सामने खड़ी हुईं। आज यहां उपस्थित होने के लिए सभी वरिष्ठों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आंसुओं और पीड़ा के कारण हम आज यहां हैं। जिस सैनिक के सम्मान को आप बनाए रखना चाहते थे, हम उसकी जगह उसे बनाए रखेंगे। कृपया अब उन कड़वी यादों को दफना दें और भारतीय सेना के वफादार समर्थक बने। उनके भाषण के समाप्त होने के बाद जोरदार तालियां गूंज उठीं
अतीत के घाव धीरे धीरे नई आशाओं और सुलह के बीच भर रहे थे। यह सरल सत्य कि अंधेरा प्रकाश को नहीं हरा सकता वहां एक जीवित और सांस लेता हुआ इतिहास बन गया। अपरा लक्ष्मी, अर्जुन वर्मा और सुनीता देवी द्वारा बनाई गई परिवर्तन की लहर सैन्य दीवारों से परे पूरे समाज में फैल गई। वह प्रक्रिया जिसमें सेना सबसे रूढ़िवादी और सत्तावादी संगठन सबसे नवीन और समतावादी संगठन में बदल गया, ने भारत के अन्य क्षेत्रों के लिए गहरी प्रेरणा प्रदान की। समाज के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि कंपनियों, राजनीति और शिक्षा में पुरानी प्रथाओं और अन्याय को खत्म करने और क्षमता और उपलब्धि पर केंद्रित एक स्वस्थ संस्कृति बनाने के लिए आंदोलन उभरे। शेर-ए-हिंद बटालियन का चमत्कार एक सामाजिक सिंड्रोम बन गया। समय बीतता गया और वह युग जब वे इतिहास के अग्रिम पंक्ति में थे, एक पीढ़ी पहले की बात हो गई। भारत को अब दुनिया के सबसे मजबूत और सबसे उन्नत सेनाओं वाले देशों में से एक के रूप में आंका जाता है। एक सैनिक बनना पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए सबसे सम्मानित और गौरवपूर्ण बात मानी जाती है। एक शांत ग्रामीण इलाके में एक छोटे से घर में अपरा लक्ष्मी रहती थीं, जो अब एक सफेद बालों वाली दादी बन चुकी थीं। सेना से पूरी तरह सेवानिवृत्त होने के बाद वह एक आम नागरिक बन गईं और अपना शेष जीवन शांति से बिताया। उनके घर की अंगीठी के ऊपर एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी। शेर-ए-हिंद बटालियन के परेड ग्राउंड की पृष्ठभूमि में अभी भी हरे भरे दिखने वाले अर्जुन वर्मा और एक दृढ़ चेहरे वाली सुनीता देवी के साथ उनकी युवावस्था की तस्वीर। वह अक्सर उस तस्वीर को देखती थीं और अपनी संघर्षपूर्ण युवावस्था को याद करती थीं। एक दिन उनके घर मेहमान आए। थल सेनाध्यक्ष जनरल अर्जुन वर्मा, जिनके कंधे पर 4 चमकते सितारे थे, और पैरा एसएफ की लेफ्टिनेंट जनरल सुनीता देवी, जिनके कंधे पर 3 सितारे थे। वे अब भारतीय सेना के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च कमांडर थे। जनरल, आप कैसी हैं? भले ही उनके चेहरे पर समय के निशान थे, अर्जुन की आवाज अभी भी बुलंद थी। सुनीता देवी बिना कुछ कहे पास आईं और अपरा लक्ष्मी के झुर्रीदार हाथों को गर्मजोशी से पकड़ा, जैसे अपनी मां का हाथ पकड़ रही हों। तुम लोग इतनी दूर इस बुढ़िया से मिलने आए हो। तुम दोनों सच में गर्व करने लायक हो। तुम्हारी कंधों पर लगे सितारे मेरी नजरों में किसी भी गहने से ज्यादा सुंदर दिखते हैं। अपरा लक्ष्मी ने नम आंखों से उनका स्वागत किया। तीनों अंगीठी के पास बैठे और एक लंबे समय से बिछड़े परिवार की तरह आराम से बातें की। अब सेना कैसी है? क्या मेरे बनाए नियम अभी भी ठीक से चल रहे हैं? बेशक जनरल, जिस रास्ते पर आपने हमें चलाया है, हमें बस उस पर आगे बढ़ते रहना है। अब हमारी सेना में महिला सैनिक शब्द का इस्तेमाल लगभग नहीं होता है। सभी केवल सैनिक हैं। सुनीता देवी के शब्द सुनकर अपरा लक्ष्मी ने संतुष्टि से मुस्कुराया। उस समय अर्जुन ने सावधानी से अपनी जेब से एक पुरानी नोटबुक निकाली। वही नोटबुक जिसमें उन्होंने कप्तान रहते हुए विक्रम की क्रूरता को दर्ज किया था। मैं अभी भी कभी कभी यह नोटबुक निकालता हूं ताकि यह न भूलूं कि हम किस लिए लड़े थे और हम क्या बचाने की कोशिश कर रहे थे। इस छोटी सी नोटबुक से शुरू हुए बदलाव ने अंततः दुनिया को बदल दिया। उन्होंने अतीत को याद किया, वर्तमान के बारे में बात की और लंबे समय तक भविष्य की कल्पना की। जब विदा होने का समय आया तो सुनीता देवी ने अपरा लक्ष्मी को कसकर गले लगाया। जनरल, आप मेरी शाश्वत कमांडर हैं। आपके द्वारा दिखाए गए साहस के बिना आज मैं नहीं होती, हमारी सेना नहीं होती। जाते हुए दोनों लोगों की पीठ को देखकर अपरा लक्ष्मी ने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके कानों में, जैसे अतीत में शेर-ए-हिंद बटालियन के परेड ग्राउंड पर कई महिला सैनिकों की आंसू भरी चीखें फिर से गूंज रही थीं। उनके जीवन भर लड़ने का कारण केवल एक था, ताकि इस धरती पर कोई भी सैनिक अन्याय के आंसू न बहाए। कुछ दिनों बाद भारतीय सैन्य अकादमी में नए कैडेटों के लिए एक दीक्षांत समारोह चल रहा था। मैदान में पंक्तिबद्ध सैकड़ों युवा कैडेटों के बीच अकादमी के गवर्नर ने एक संबोधन दिया। तुम आज भारत गणराज्य की रक्षा के लिए सबसे सम्मानित रास्ते पर अपना पहला कदम रख रहे हो। इस सेना के इतिहास को याद रखना जिसे तुम्हारे महान पूर्वजों ने अपने खून और पसीने से बनाए रखा है। विशेष रूप से जनरल अपरा लक्ष्मी और उनके साथियों को याद रखना, जिन्होंने हमारी सेना को भ्रष्टाचार और भेदभाव के अंधेरे से बचाया और उसे सच्चे सम्मान और न्याय की नींव पर स्थापित किया। उनके द्वारा दिखाए गए अदम्य साहस और विश्वास को अपने सीने में बसाओ और सच्चे सैनिक बनो, जो किसी भी अन्याय से समझौता नहीं करते। कैडेटों की पंक्तियों के बीच
एक महिला कैडेट चमकती आंखों से मंच को देख रही थी। उसका नाम अपर्णा जीवानी था, अपरा लक्ष्मी की पोती। उसने अपनी दादी के नक्शेकदम पर चलते हुए इस देश की रक्षा करने वाली एक सैनिक बनने का फैसला किया था। उसने अपनी मुट्ठी भींची और मन ही मन कसम खाई कि जो महान इतिहास उसकी दादी ने शुरू किया था उसे अब उसकी पीढ़ी आगे बढ़ाएगी। इस प्रकार न्याय के लिए संघर्ष और बलिदान का इतिहास समाप्त नहीं होता, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी बहता रहता है। एक युग समाप्त हो गया था, लेकिन जो भावना वे छोड़ गए थे वह एक मशाल की तरह जलती हुई हमेशा के लिए एक नए युग को रोशन करती रही। थल सेनाध्यक्ष जनरल अर्जुन वर्मा और पैरा एसएफ की जनरल सुनीता देवी ने भारतीय सेना को तकनीकी और मानसिक दोनों रूप से गौरव के शिखर पर पहुंचाया। उन्होंने अतीत के कड़वे इतिहास से सबक लिया और एक अधिक पारदर्शी और मजबूत सेना बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। विशेष रूप से उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मानवरहित युद्ध प्रणालियों को पेश करके स्मार्ट रक्षा नवाचार का नेतृत्व किया, ताकि भविष्य के युद्ध के माहौल की तैयारी में कोई ढिलाई न हो। एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने भारत के आसपास की अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति को नाटकीय रूप से खराब कर दिया। क्षेत्र में बड़े देशों की आधिपत्य की प्रतिस्पर्धा गर्म हो गई और युद्ध के बादल मंडराने लगे। इस गंभीर संकट की स्थिति में जनरल अर्जुन ने पूरी सैन्य क्षमता को जुटाकर एक पूर्ण तैयारी की। जब युद्ध का खतरा अपने चरम पर पहुंच गया तो दुश्मन देश ने भारत के संचार और बिजली नेटवर्क को पंगु बनाने के लिए एक बड़ा साइबर हमला किया, लेकिन उनके प्रयास लेफ्टिनेंट जनरल सुनीता देवी के नेतृत्व वाली पैरा एसएफ की साइबर ऑपरेशन टीम द्वारा पूरी तरह से विफल कर दिए गए। सुनीता अपने पिछले दुर्हंदा की पाठ शोपी से कहा है, जब लक सपोर्ट में कहा, अनुभव से किसी से भी बेहतर जानती थीं कि आधुनिक युद्ध में जीत अब केवल आग्नेयास्त्रों पर निर्भर नहीं करती है। उन्होंने पैरा एसएफ में चिंगिंग साइबर सैनिकों को तैयार किया था और वे ही इस संकट में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। जब उनका पहला हमला विफल हो गया तो उन्होंने एक और चालाक तरीका अपनाया। उन्होंने भारतीय समाज को भीतर से तोड़ने के लिए एक मनोवैज्ञानिक युद्ध शुरू किया। उन्होंने इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर झूठी खबरें और दुर्भावनापूर्ण अफवाहें फैलाईं। इनमें ऐसी सामग्री थी जिसमें कहा गया था कि सेना के शीर्ष अधिकारी वास्तव में अक्षम और भ्रष्ट हैं और युद्ध होने पर सबसे पहले भाग जाएंगे। साथ ही जनरल अर्जुन और लेफ्टिनेंट जनरल सुनीता के निजी जीवन के बारे में घिनौनी झूठी जानकारी भी थी। यह उस साथ या खरी बनारक है, इन जनरल अर्जुन आखर के जानकारी बनारक है दुष्प्रचार अभियान के समान ही एक तरीका था जिसका सामना कभी अपरा लक्ष्मी ने किया था। लेकिन भारतीय जनता अब इस तरह के सस्ते उकसावे से नहीं डगमगाई। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि सेना दशकों से कैसे बदली और विकसित हुई है। उन्हें सेना पर गहरा विश्वास था। इसके विपरीत जनता ने स्वेच्छा से झूठी खबरों की तथ्य जांच का आंदोलन चलाया और दुश्मन के मनोवैज्ञानिक युद्ध का मुकाबला किया। सार्वभौम जन रक्षा प्रणाली, जिसमें सेना और जनता संकट का सामना करने के लिए एकजुट हुए, ने पूरी तरह से काम किया। अंत में सभी बाहरी हमलों और आंतरिक विभाजन के प्रयासों के विफल होने के बाद दुश्मन देश ने युद्ध जारी रखने की वैधता और गति खो दी और बातचीत की मेज पर लौटने के लिए मजबूर हो गया। भारत ने बिना एक भी गोली चलाए सबसे प्रभावशाली तरीके से युद्ध के संकट पर काबू पा लिया। यह घटना पूरी दुनिया को यह साबित करने का एक क्षण बन गई कि सबसे मजबूत सेना वह होती है जिस पर उसके लोग भरोसा करते हैं। सभी संकटों के बीत जाने के बाद अर्जुन और सुनीता ने एक साथ अपनी सैन्य वर्दी उतार दी और सम्मान के साथ सेवानिवृत्त हुए। वे संतुष्ट थे कि उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया था और एक शांत जीवन में लौटना चाहते थे। कुछ साल बाद राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। अपरा लक्ष्मी का अंतिम संस्कार समारोह, जिनकी पिछली रात वृद्धावस्था के कारण शांतिपूर्वक मृत्यु हो गई थी, उनके पार्थिव शरीर को अज्ञात सैनिकों के कब्रगाह के एक बहुत छोटे और साधारण स्थान पर दफनाया गया, जिनकी वह जीवन भर रक्षा करना चाहती थीं। अंतिम संस्कार में कई शोक संतप्त लोग शामिल हुए। अर्जुन और सुनीता, जो अब आम नागरिक बन चुके थे, भी वहां मौजूद थे। उनके बगल में अपरा लक्ष्मी की पोती अपर्णा जीवानी दिखाई दी,
जो अब एक साहसी सेना मेजर बन चुकी थीं, अपनी दादी को अंतिम विदाई देने के लिए राष्ट्रपति ने व्यक्तिगत रूप से शोक संदेश पढ़ा। हम आज एक महान सैनिक को विदा कर रहे हैं। स्वर्गीय जनरल अपरा लक्ष्मी ने सबसे अंधेरे समय में अदम्य साहस के साथ न्याय की मशाल उठाई और निराश लोगों के लिए आशा बनी। उनकी सबसे बड़ी विरासत अत्याधुनिक हथियार या नई रणनीति नहीं है, बल्कि यह विश्वास है कि हम भी कर सकते हैं और एक दूसरे का सम्मान करने और विश्वास करने की भावना है। सरकार स्वर्गीय की महान सेवाओं को याद करने के लिए पैरा एसएफ की शेर-ए-हिंद बटालियन, जहां उन्होंने पहली बार परिवर्तन के बीज बोए थे, का नाम अपरा लक्ष्मी बटालियन रखने का वादा करती है। भाषण समाप्त होने के बाद आसमान में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने उनकी आत्मा को सम्मान देने के लिए एक फ्लाई पास्ट किया। उस समय समारोह स्थल पर जमा हुए सभी सैनिकों ने पद और लिंग की परवाह किए बिना उन्हें अंतिम सलामी दी। यह केवल एक व्यक्ति को अलविदा कहना नहीं था, बल्कि एक युग की भावना का सम्मान करने के लिए एक भव्य अनुष्ठान था। अर्जुन और सुनीता ने चुपचाप एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में दुख के अलावा एक गहरा गर्व झलक रहा था। वे जानते थे कि अपरा लक्ष्मी का नाम जमीन में दफन हो गया था, लेकिन जो भावना वह छोड़ गई थी वह हमेशा जीवित रहेगी और इस धरती पर भविष्य में रहने वाले सभी सैनिकों के सीने में एक सितारे की तरह चमकेगी। एक युग पूरी तरह से समाप्त हो गया था और जो किंवदंती वह छोड़ गई थी वह अब एक मिथक बन गई थी जिसे हमेशा याद किया जाएगा। समय एक नदी की तरह बहता रहा और अपरा लक्ष्मी, अर्जुन वर्मा और सुनीता देवी का युग एक दूर की कहानी बन गया। उन्होंने जो क्रांतिकारी परिवर्तन किए वे अब इतने स्वाभाविक हो गए थे कि लोगों के लिए यह कल्पना करना भी मुश्किल था कि अतीत में सेना कितनी भ्रष्ट और भेदभावपूर्ण थी। शेर-ए-हिंद बटालियन, जिसका नाम अब अपरा लक्ष्मी बटालियन हो गया था, ने भारतीय सेना की जीवंत भावना और प्रतीक के रूप में अपना सम्मान बनाए रखा। भविष्य में एक दूर के दिन राष्ट्रीय सैन्य संग्रहालय के एक विशेष प्रदर्शनी कक्ष में एक युवा महिला क्यूरेटर स्कूली छात्रों के एक समूह का मार्गदर्शन कर रही थी और प्रदर्शनी की वस्तुओं के बारे में बता रही थी। बच्चों, यह पुरानी नोटबुक जो आप देख रहे हैं वह एक महान अवशेष है जिसने हमारी सेना के इतिहास को बदल दिया। कर्नल अर्जुन वर्मा का रिकॉर्ड। इस छोटी सी नोटबुक में निहित सच्चाई को आवाज देने के साहस ने उस समय स्टील के किले जैसी सेना के भीतर के बड़े अन्याय को ढाने का पहला कदम उठाया। बच्चों ने कांच के बक्से में रखी पुरानी और जीर्ण शीर्ण नोटबुक को उत्सुकता भरी आंखों से देखा। उसके बगल में एक धूल भरा पुराना ट्रैक सूट का टॉप प्रदर्शित था और यह पोशाक हमारे महान नेता थल सेनाध्यक्ष अपरा लक्ष्मी द्वारा पहनी गई थी जब उन्होंने पहली बार शेर-ए-हिंद बटालियन का दौरा किया था। सर्वोच्च पद पर होने के बावजूद वह हमेशा नीचे के स्तर पर उतरती थीं और सबसे पीड़ित सैनिकों की आवाज सुनती थीं। उनका नेतृत्व इस पोशाक की तरह जनता और सैनिकों के बीच से शुरू हुआ। क्यूरेटर की व्याख्या विपरीत दीवार पर लटकी एक बड़ी तस्वीर के सामने समाप्त हुई। उस तस्वीर में शेर-ए-हिंद बटालियन के सैनिकों का एक क्षण कैद था जो अंडमान सागर के एक द्वीप पर ऑपरेशन काम किया पूरा करने के बाद भोर के आकाश की पृष्ठभूमि में अपनी थकी हुई शरीरों को एक दूसरे पर टिकाकर उज्जवल रूप से मुस्कुरा रहे थे। पुरुष और महिला, अधिकारी और एनएसईओ के बीच कोई भेद नहीं था। तस्वीर में केवल विजयी योद्धाओं का एक क्षण था। इस तस्वीर का शीर्षक है नई भोर। यह एक तस्वीर हमारी सेना द्वारा अपनाए गए सभी मूल्यों को समाहित करती है। भेदभाव रहित सम्मान, पूर्ण विश्वास और संकट पर काबू पाने में एकजुटता की भावना। उम्मीद है कि आप भी इस महान भावना को विरासत में लेंगे और हमारे देश को एक मजबूत और गौरवपूर्ण देश बनाएंगे। छात्रों के चले जाने के बाद क्यूरेटर ने एक पल के लिए अकेले उस तस्वीर को देखा। उसका नाम किरण विजया था। उसने कभी एक सैनिक बनने का सपना देखा था, लेकिन इतिहास में सच्चाई को खोदने और फैलाने के लिए एक बड़ी पुकार महसूस की। इसीलिए वह एक क्यूरेटर बन गई। विशेष रूप से वह अपरा लक्ष्मी के युग के इतिहास से बहुत प्रभावित थी। वह प्रदर्शनी कक्ष के कोने में एक छोटे से वीडियो आर्काइव रूम की ओर गई। वहां अतीत में विक्रम के सैन्य मुकदमे में गवाह के रूप में उपस्थित हुई 1 सेकंड लेफ्टिनेंट महिला की गवाही का वीडियो संग्रहित था।
भले ही कांपती आवाज में। उसका साहस पूर्वक अपने सम्मान को बनाए रखने के लिए सच्चाई को आवाज देने का क्षण हर बार उसे देखने पर उसके दिल को कंपा देता था। वीडियो समाप्त होने के बाद स्क्रीन पर उस सेकंड लेफ्टिनेंट का नाम और उस समय का उसका पद पाठ के रूप में दिखाई दिया। गवाह सेकंड लेफ्टिनेंट सेना एंडांग सुसीलोवती। क्यूरेटर किरण विजया ने अनजाने में अपने आंसू पोंछे और उसने चुपचाप अपनी गर्दन में लटके हुए सैन्य पहचान टैग के हार को सहलाया। उस पहचान टैग पर उसकी दादी का नाम खुदा हुआ था, सेकंड लेफ्टिनेंट सेना एंडांग सुसीलोवती। उसने अपनी दादी को याद करने और सम्मान देने के लिए यह रास्ता चुना था, जो उस दिन अदालत में साहसपूर्वक गवाही देने वाले कई अनाम पीड़ितों में से एक थीं। उसकी दादी ने जीवन भर उस दिन की यादों को दफनाए रखा, लेकिन केवल अपनी पोती को ही बताया कि उसने क्या अनुभव किया था और उन महान लोगों की कहानी जिन्होंने दुनिया को बदल दिया था। किरण ने खिड़की के बाहर के शांत दृश्य को देखा। वह जानती थी कि आज की शांति और समृद्धि अतीत में किसी के बलिदान, आंसू और साहसी संघर्ष के कारण ही संभव हुई थी। उसने एक बार फिर अपना दिल मजबूत किया कि भुला दिए गए इतिहास को दर्ज करने और सच्चाई को संप्रेषित करने का उसका काम शायद देश की रक्षा के लिए हथियार उठाने जितना ही महत्वपूर्ण और महान था। इस प्रकार अतीत, वर्तमान और भविष्य एक अदृश्य धागे से जुड़े हुए थे, जो लगातार इतिहास के विशाल पहिए को घुमा रहे थे। अपरा लक्ष्मी और उनके साथियों द्वारा छोड़ी गई कहानी युगों को पार करते हुए हमेशा जीवित रही और अगली पीढ़ी से सवाल पूछती रही, तुम कैसी दुनिया बनाना चाहते हो और उसके लिए तुम क्या करोगे? हाँ,